हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो दोस्तों आज हम ओजी चाणक्य सीरीज में करने वाले हैं द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। सर, ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा बेटा? ये एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एलएलपी एक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहला सवाल मन में आना चाहिए कि एलएलपी क्यों बनानी चाहिए। लोग बिजनेस करने के लिए एलएलपी क्यों बनाएं? और भी तो अलग अलग ऑप्शन है। पार्टनरशिप, नॉर्मल पार्टनरशिप ऑप्शन है, कंपनी ऑप्शन है, तो फिर एलएलपी की क्या जरूरत पड़ गई? ये अगर आपने दोस्तों जवाब समझ लिया तो आपका आगे का एक्ट तो दोस्तों ऐसे खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप की, कौन सी पार्टनरशिप? जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बनती है, तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहला एडवांटेज होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। क्यों फ्लेक्सिबल होती है? क्योंकि वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे चलती है, चाहे ओरल कर लो चाहे रिटर्न कर लो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ना। वहां पर कंप्लायंस यानी जो कानून के सेक्शंस है बड़े कम है, तो बड़ा ही कंप्लायंस कम है। उसे बनाना भी आसान है पार्टनरशिप को, और उसे बंद करना भी दोस्तों आसान है। लेकिन जो नॉर्मल पार्टनरशिप है ना, एडवांटेजेस तो है लेकिन उसके जो है डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? एक तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है मेंबर्स की, है ना। यानी बिजनेस एसेट तो गए गए, साथ में पार्टनर्स का घर भी गया, गाड़ी भी गई, है ना। म्यूचुअल एजेंसी होती है, गलती एक पार्टनर करे और सजा सभी पार्टनर्स को मिले। यह बहुत बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी की। कंपनी के एडवांटेजेस क्या है? कंपनी के एडवांटेजेस है, कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होती है, मेंबर्स मरते रहे हमें फर्क नहीं पड़ता। कंपनी में एडवांटेजेस है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कि लॉ की नजरों में कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर्स अलग। कंपनी को आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहा जाता है भाई, है ना। कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं। अगर पब्लिक कंपनी बनाओ तो जितने चाहे उतने मेंबर्स रख सकते हो। लेकिन कंपनी में भी प्रॉब्लम है। कंपनी में क्या प्रॉब्लम है? हाई कंप्लायंस। कंपनीज एक्ट के अंदर 470 सेक्शन है दोस्तों। इतने ज्यादा सेक्शंस को फॉलो करना बड़ी दिक्कत वाली बात है। बंद करना आसान नहीं है। बंद करने के लिए कोर्ट के पास जाना पड़ता है, कंपनी को ट्राइब्यूनल के पास, तब जाकर बंद होती है। और दोस्तों इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लोगों का नहीं रहता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कंपनी के अंदर। तो लॉ मेकर को लगा यार कंपनी के एडवांटेजेस भी है, कंपनी के डिसएडवांटेजेस भी हैं। पुरानी पार्टनरशिप फर्म के एडवांटेजेस हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर मैं कंपनी के एडवांटेजेस और पार्टनरशिप के एडवांटेजेस को मिलाकर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दूं जिसमें दोनों के बेनिफिट हो, तो क्या होगा? और तब जाकर दोस्तों बनाई गई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप के सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं और कंपनी के भी सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं। जैसे ये भी फ्लेक्सिबल है, ये भी एलएलपी एग्रीमेंट पर चलती है, इसमें भी कंप्लायंस बहुत कम है, इसे बनाना भी आसान है, इसे खत्म करना भी आसान है। और एलएलपी में भी परपेचुअल सक्सेशन होती है, पार्टनर मरे एलएलपी चलती रहेगी। एलएलपी को भी सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, यानी लॉ की नजरों में एलएलपी अलग, उसके पार्टनर्स अलग। एलएलपी भी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है क्योंकि वो लॉ के प्रोसेस से क्रिएट होती है। और एलएलपी में ही दोस्तों नाम में ही छुपा है लिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स की लायबिलिटी दोस्तों लिमिटेड होती है, सिर्फ बिजनेस के एसेट जाएंगे, एलएलपी के एसेट जाएंगे, पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को कुछ नहीं किया जाएगा। और यहां पर भी दोस्तों अनलिमिटेड पार्टनर्स आ जाते हैं। यानी देख रहे हो कि अगर किसी पर्सन को इसके भी बेनिफिट्स चाहिए और इसके भी बेनिफिट्स चाहिए, तो वो दोनों के बेनिफिट्स मिलाकर क्या बनी है? एलएलपी बनी है। और यहीं से हमारा पहला टॉपिक आता है एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। एग्जाम में 6 मार्क के लिए पूछेगा कि एलएलपी के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेजेस है एलएलपी को ऑपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी को एलएलपी एग्रीमेंट के बेस पर चलाया जाता है। एलएलपी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ज्यादा डिटेल्ड और ज्यादा प्रोसीजर नहीं बताते, लेस कंप्लायंस होता है, इसे बनाना आसान होता है, इसे डिसॉल्व करना भी यानी बंद करना भी आसान होता है। सभी पार्टनर्स एंजॉय करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर। और दोस्तों यहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर भी क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। तो जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताया वो सभी बेनिफिट दोस्तों क्या होते हैं? एलएलपी के अंदर होते हैं। एग्जाम में 6 मार्क का आएगा तो लिखकर आ जाइएगा, लिखकर आ जाइएगा। तो दोस्तों अब हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा हिस्ट्री ऑफ एलएलपी एक्ट। तो इसको हम बोलेंगे पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री
हिस्ट्री ऑफ LLP एक्ट 2008। मैं एक टाइम चार्ट बनाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या बोला है, ये जो लॉ है ये तीन चीजों से निकला होगा। पहले तो ये पार्लियामेंट में पास हुआ होगा, पार्लियामेंट में पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया होगा, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाने के बाद ऑफिशियल गैजेटे में इसे नोटिफाई किया होगा, ऑफिशियल गैजेटे में। तो दोस्तों ये पार्लियामेंट में कब पास हुआ, ये एक्ट पार्लियामेंट में कब पास हुआ, तो इसकी डेट है 12 दिसंबर 2008। क्या डेट है, 12 दिसंबर 2008, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट में पास होने के बाद कानून जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन के लिए। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कब साइन किया, 7 जनवरी 2009 प्रेसिडेंट ने साइन किया, 7 जनवरी 2009। अब प्रेसिडेंट का भी साइन हो चुका है, अब इसे नोटिफाई करना पड़ेगा। अब इसे नोटिफाई कब किया, तो दोस्तों नोटिफाई करने की जो डेट है वो मॉड्यूल में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, दैट इज 9 जनवरी 2009। तो दोस्तों यहां से 2 दिन बाद, प्रेसिडेंट के साइन के 2 दिन के बाद दोस्तों 9 जनवरी 2009 को इसे नोटिफाई कर दिया गया, और इसे एप्लीकेबल कब से किया गया वो डेट मॉड्यूल में नहीं लिखी है, बट एप्लीकेबल किया गया इसको 31 मार्च 2009 को। 31 मार्च 2009 से दोस्तों इस एक्ट को एप्लीकेबल कर दिया गया। अब ये जो एक्ट है, इस एक्ट का नाम क्या है, इस एक्ट का नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये एक्ट कौन से एरिया पर एप्लीकेबल होता है, ये एक्ट पूरे इंडिया पर दोस्तों लागू होता है, पूरे इंडिया पर ये एक्ट जो है लागू होता है। इस एक्ट को बनाने का पर्पस क्या था, लॉ मेकर ने ये एक्ट क्यों बनाया, 2 चीजों के लिए। पहला, LLP क्रिएट करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है, और दूसरा, जो LLP क्रिएट हुई है उन LLP को रेगुलेट करने के लिए दोस्तों ये एक्ट बनाया गया है। सो दिस एक्ट हैव बीन इनेक्टेड, यानी ये एक्ट बनाया गया है ताकि हम लॉ बना सके LLP को बनाने के लिए एंड LLP को रेगुलेट करने के लिए, और बाकी जो इससे रिलेटेड मैटर है उसके लिए ये कानून बनाया गया है। उसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ LLP एक्ट 2008। क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ LLP एक्ट 2008। अब LLP एक्ट का 2008 का स्ट्रक्चर क्या कहता है, इस LLP एक्ट के अंदर 81 सेक्शंस है। कितने हैं, 81 सेक्शन है। हाउएवर 81 नंबर वाला सेक्शन अब डिलीट हो चुका है, बट मॉड्यूल में लिखा है तो हमने 81 लिख दिया। और दोस्तों 81 सेक्शन के बाद इसके अंदर 4 शेड्यूल है। लास्ट में क्या दिए हुए हैं, LLP एक्ट के अंदर 4 शेड्यूल दिए हुए हैं। जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर 7 शेड्यूल्स दिए हुए हैं, वैसे ही दोस्तों LLP एक्ट के अंदर कितने शेड्यूल दिए हुए हैं, 4 शेड्यूल दिए हुए हैं। अब ये 4 शेड्यूल में से कौन कौन सा शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल किस काम आता है, फर्स्ट शेड्यूल आता है दोस्तों पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। पार्टनर के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज पता चलता है, यानी अगर एग्रीमेंट में नहीं बताया कि प्रॉफिट शेयर किस रेशियो में होगा, तो फिर शेड्यूल 1 से आपको पता चल जाएगा कि जो है पार्टनरशिप में पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग है इक्वल माना जाएगा। तो ये बातें दोस्तों कहां लिखी हुई है, फर्स्ट शेड्यूल में लिखी हुई है। सेकंड शेड्यूल कहता है कि अगर आप अपनी पुरानी पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है, अगर आप अपनी पुरानी पार्टनरशिप फर्म को, अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करना चाहते हो इनटू LLP, तो आप
आप इसको कर सकते हो, सेकंड शेड्यूल का प्रोसीजर फॉलो करके आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप अपनी प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो थर्ड शेड्यूल बात करता है, अगर आप अपनी प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करना चाहते हो इनटू एलएलपी, अगर आप अपनी प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो थर्ड शेड्यूल में लिखे प्रोसीजर को फॉलो करके कर सकते हो। और फिर आता है दोस्तों फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है, अगर आप अपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करना चाहते हो इनटू एलएलपी, अगर आप अपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो ये दोस्तों टोटल आपके 4 शेड्यूल है जो यहां से लेकर यहां तक बात करी है, यहां से लेकर यहां तक। तो देखिए एलएलपी एक्ट के अंदर 81 सेक्शन है, 4 शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बताई गई है, सेकंड शेड्यूल में फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट होगा, थर्ड शेड्यूल में प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होगी और फोर्थ शेड्यूल में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है एलएलपी में कन्वर्ट करी जाएगी। अब यहां पर जो हमारा कंपनीज एक्ट है, ठीक है, जो कंपनीज एक्ट है उस पर आरओसी की नजर रखती है, आरओसी नजर रखती है। आरओसी मतलब कौन, पूरा लिख देता हूं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कंपनीज एक्ट पर या आपकी कंपनियों पर कौन नजर रखता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी नजर रखती है। आपके जो पार्टनरशिप फर्म होते हैं, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म, उस पर कौन नजर रखता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म नजर रखता है। लेकिन आपका जो एलएलपी एक्ट है दोस्तों, एलएलपी एक्ट का काम भी किसको दिया गया है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ही दिया गया है। यानी कंपनीज एक्ट हो या एलएलपी एक्ट हो, दोनों ही किसके अंडर आते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंदर आते हैं। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज किसका पार्ट है दोस्तों, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है एमसीए का पार्ट है। एमसीए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आर गिवन, इंटरेस्टेड मतलब गिवन, विद द वर्क, उन्हें काम दिया है एडमिनिस्टर करने का, एलएलपी एक्ट को एडमिनिस्टर करने का। अब ये एक्ट बनाया किसने है, एलएलपी एक्ट 2008 बनाया किसने है, तो दोस्तों ये पूरे इंडिया पर लगता है, यानी ये किसने बनाया है, ये बनाया है पार्लियामेंट ने। तो एलएलपी एक्ट 2008 पार्लियामेंट ने पास किया है, लेकिन इसके जो रूल्स है, एलएलपी रूल्स, वो बनाने की पावर किसके पास है, एक्ट तो पार्लियामेंट ने बनाया, बट रूल्स बनाने की पावर किसके पास है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स को बनाने की और रूल्स को चेंज करने की, टाइम टू टाइम। तो देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू क्रिएट, फ्रेम मतलब टू क्रिएट द रूल्स ऑफ द एलएलपी एक्ट and also change them, amend यानी change them by notification in the official gazette from time to time, from time to time। चलिए अब बेसिक इंट्रोडक्शन आता है दोस्तों। यहां पर सबसे पहला एक मन में क्वेश्चन आता है कि सर एलएलपी पर कौन सा एक्ट लगता है। अगर हमने बिजनेस करने के लिए एलएलपी बनाई है तो उस पर एलएलपी एक्ट लगेगा, या सर उस पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा। तो दोस्तों अगर हम एलएलपी बनाकर बिजनेस करते हैं तो हम एलएलपी एक्ट 2008 को फॉलो करते हैं। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो एप्लीकेबल नहीं होता है एलएलपीज पर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दी एलएलपीज। वो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म पे लगता है बट वो एलएलपी पर नहीं लगता, क्योंकि एलएलपी के लिए तो दोस्तों एक अलग एक्ट ही बनाया हुआ है। सर क्या एलएलपी एक्ट 2008 में कभी अमेंडमेंट आई है? जी हां अमेंडमेंट आई है। एलएलपी एक्ट 2008 में अमेंडमेंट आई थी। कब आई थी? एलएलपी एक्ट 2021 वाली अमेंडमेंट आई थी जो कि 13 अगस्त 21 को लाई गई थी। तो ये उसके अमेंडमेंट के बारे में बताया, ये हमें अगर हम नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, ठीक है, ओके। अब वो आपसे ये पूछेगा एग्जाम में
कि एक्सप्लेन द नीड ऑफ एलएलपी, एक्सप्लेन द नीड ऑफ एलएलपी। 2008 एलएलपी एक्ट 2008 आने से पहले एलएलपी से रिलेटेड कोई एक्ट नहीं था, और क्योंकि एलएलपी से रिलेटेड इससे पहले कोई एक्ट नहीं हुआ करता था, तो जब यह एक्ट आया उससे पहले तक इंडिया के अंदर एलएलपी बना ही नहीं सकते थे। उसके पहले या तो आप एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म खोल सकते थे या तो आप कंपनी खोल सकते थे, आपके पास एलएलपी का ऑप्शन हुआ ही नहीं करता था। लेकिन ये एक्ट जब से आया है तब से इंडिया के अंदर क्या चालू हो गई है, तब से इंडिया के अंदर एलएलपीज बनना चालू हो गई हैं। बट सवाल आता है 2008 में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि गवर्नमेंट ये नया कानून ही ले आई? ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ये कानून लाया गया? क्योंकि पहले भी तो हम कंपनी बनाकर बिजनेस कर सकते थे या नॉर्मल पार्टनरशिप, तो ऐसा क्या हुआ कि लॉ मेकर को लगा कि नहीं नहीं हमें एलएलपी बनाकर बिजनेस करना चाहिए? तो देखिए क्या बोला है लॉ मेकर ने। देखा, क्या देखा लॉ मेकर ने? नीड, जरूरत देखी कि एक नया लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन यानी लॉ, एक नया लॉ लाना पड़ेगा। किस चीज का लॉ लाना पड़ेगा? एलएलपी को क्रिएट करने का लॉ लाना पड़ेगा। बट क्यों? ताकि इंडियन इकोनॉमी की जो कंटेम्परेरी ग्रोथ है उस ग्रोथ को हम मीट कर सके। इंडियन इकोनॉमी की कंटेम्परेरी यानी करंट, जो इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है वो उस ग्रोथ को मीट आउट करने के लिए हमें यह लाना पड़ा। बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी कब ग्रो करेगी? जब ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस होंगे। जितने ज्यादा दोस्तों बिजनेसेस होंगे उतनी ज्यादा दोस्तों जॉब्स होंगी, उतनी ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा, उतनी ज्यादा हमारी इकोनॉमी तेजी पे बढ़ेगी। और कई लोग बिजनेस करने से डर रहे थे कि भाई नहीं यार हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि पहले पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती थी, बट वो पार्टनरशिप करना चाहते थे बट अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। तो ये उन्हें मदद करा उन बिजनेसमैन को कि अब वो बिना डरे क्या कर सकते हैं? एलएलपी खोलकर बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों एक जरूरत सी महसूस हुई कि हम एक नया बिजनेस फॉर्म दें, हम एक नया बिजनेस करने का तरीका दें, एक नया ऑप्शन दे। किस चीज का ऑप्शन दे? देखो पहले आपके पास एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप हुआ करती थी जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी हुआ करती थी, प्लस पहले आपके पास एक स्टैट्यूट लॉ बेस्ड स्ट्रक्चर हुआ करता था, कंपनी का लॉ बेस्ड स्ट्रक्चर हुआ करता था। यानी आपके पास दो ऑप्शन हुआ करते थे, या तो आप ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म खोलोगे या तो आप लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी खोलोगे। लेकिन अब आपके पास एक और अल्टरनेटिव आ गया, अब आपके पास एक और ऑप्शन आ गया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप खोल के बिजनेस करने का। और ये जो ऑप्शन हम लाए हैं ये मदद करता है दोस्तों लोगों की एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव में, क्योंकि अब आप अपने बिजनेस को ज्यादा इनोवेटिव तरीके से चला सकते हो, ज्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से चला सकते हो। पूरा कंट्रोल दोस्तों आपके पास रहेगा, पूरा कंट्रोल दोस्तों आपके पास रहेगा। तो एलएलपी खोलने में दो चीजें होती हैं, एक तो जो आपका लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट कंपनी वाला था वो हमने चुरा लिया, और एक जो पार्टनरशिप का फ्लेक्सिबिलिटी वाला बेनिफिट था वो हमने चुरा लिया। तो यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी भी मिलती है और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। और इसीलिए दोस्तों बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्री में, कौन सी इंडस्ट्री में? जो सर्विस सेक्टर है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, वहां पर एलएलपीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं। प्लस वेंचर कैपिटलिस्ट, जो लोग बाकी स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट भी एलएलपी बनाकर ही दूसरे स्टार्टअप्स में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए एलएलपी एक फॉर्म है बिजनेस करने की, जो कि आपको एक और ऑप्शन देता है कॉर्पोरेट फॉर्म में बिजनेस करने का। ये एलएलपी आपको बेनिफिट देती है लिमिटेड लायबिलिटी का, बट साथ ही साथ आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है अपना इंटरनल स्ट्रक्चर कंट्रोल करने के लिए। एलएलपी जो है दोस्तों एंटरप्रेन्योर्स की मदद करती है, प्रोफेशनल्स की मदद करती है, और उन एंटिटीज की मदद करती हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इवन छोटे बिजनेसेस और वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए भी एलएलपी दोस्तों बेस्ट व्हीकल है, एलएलपी दोस्तों बेस्ट व्हीकल है। अब यही बात उन्होंने आगे दोबारा से लिखी, मीनिंग ऑफ एलएलपी में भी यही बात दोस्तों उन्होंने क्या कर दी? वापस से दोस्तों लिख दिया। आप कहेंगे अरे इतनी बार ये पॉइंट रिपीट क्यों हो रहा है, बार बार एक ही चीज क्यों कह रहे हैं गुरप्रीत सर कि भैया एलएलपी जो है कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी देती है
और पार्टनरशिप की। ये बार बार क्यों कह रहे हैं? अरे लिखा हुआ है मॉड्यूल में। उन्होंने कहा एक चीज को अगर हम 3 बार लिख देंगे शायद बच्चों को याद रह जाए, है ना। तो देखिए, एलएलपी एक नई फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी है जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट है। ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है जो सिर्फ आपको ना तो ओनली लिमिटेड लायबिलिटी का फायदा देती है बल्कि साथ ही साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी का भी मजा देती है, फ्लेक्सिबिलिटी का भी मजा देती है। एलएलपी भी कंपनी की तरह एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह काम करती है, और क्योंकि यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए अगर एलएलपी कोई लोन लेती है तो उस लोन को चुकाने के लिए एलएलपी के सारे एसेट्स यूज होते हैं, लेकिन पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को हम कुछ नहीं कहते। तो देखिए, एलएलपी लायबल होती है, अपने सारे एसेट्स बेच देगी अपनी लायबिलिटी को चुकाने के लिए, लेकिन पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, हम उनके पर्सनल एसेट्स को कुछ नहीं कर सकते, हम पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को कुछ नहीं करते हैं। तो देखिए, फिर से एक और बात, एलएलपी एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है। अब तो मैं भी थक गया हूं यार। एलएलपी एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है जिसमें कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी है और पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एलएलपी को हाइब्रिड फॉर्म कहते हैं दोस्तों, कि ये कंपनी और पार्टनरशिप का मिक्सचर है। आई होप ये बात वापस दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि अभी तक इतनी बार इन्होंने ये सेम बात क्या कर दी है? रिपीट कर दी है दोस्तों, रिपीट कर दी है। अब चलते हैं दोस्तों डेफिनेशंस पर। तो एलएलपी एक्ट के अंदर कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। कौन कौन सी डेफिनेशंस दी हुई हैं? जैसे सबसे पहली डेफिनेशन आती है दोस्तों बॉडी कॉर्पोरेट की। बॉडी कॉर्पोरेट की लॉ में यह लिखा हुआ है कि एलएलपी के अंदर 2 टाइप के लोग पार्टनर बन सकते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक इंडिविजुअल्स लोग यानी नेचुरल पर्संस, एक तो इंडिविजुअल लोग यानी नेचुरल पर्सन पार्टनर्स बन सकते हैं, और दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकती है। एक तो इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है और एक बॉडी कॉर्पोरेट। तो हमें पता तो होना चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। तो बॉडी कॉर्पोरेट में 4 चीजें आती है। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आती है दोस्तों? 4 चीजें आती है। एक, वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इन इंडिया। अगर कोई कंपनी इंडिया में बनी है तो हम उसे बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। दूसरा, अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, अगर कोई कंपनी इंडिया के बाहर बनी है तो उसे भी हम बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। तीसरा, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, अगर कोई एलएलपी इंडिया के अंदर बनी है उसे बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। और चौथा, अगर कोई एलएलपी आउटसाइड इंडिया बनी है तो उसे भी हम बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। यानी इंडिया की कंपनी, बाहर की कंपनी, इंडिया की एलएलपी, बाहर की एलएलपी, ये सभी बॉडी कॉर्पोरेट है। और क्योंकि ये सभी बॉडी कॉर्पोरेट है इसीलिए ये क्या बन सकते हैं? इसीलिए ये लोग एलिजिबल है एलएलपी के अंदर पार्टनर्स बनने के लिए। बट बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में क्या नहीं आता? डज नॉट इंक्लूड। बट बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में क्या नहीं आता है? तो दोस्तों, कॉर्पोरेशन सोल, अगर आप एक कॉर्पोरेशन सोल हैं तो आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माने जाएंगे। कॉर्पोरेशन सोल को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाता है। दूसरा, अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं तो आपको भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को डेफिनेशन से बाहर करने के लिए तो उसको भी दोस्तों बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। तो कॉर्पोरेशन सोल हो गई, जैसे कि जिनके पास क्या कहते हैं, एक अकेला पोस्ट जिसके पास राइट है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, बट क्या वो प्रॉपर्टी करंट प्रेसिडेंट की है? नहीं, प्रेसिडेंट्स चेंज होते रहते हैं, बट वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर है। तो दैट इज अ कॉर्पोरेशन सोल। बाहर दोस्तों जो राजा महाराजा होते हैं, है ना, इंग्लैंड की रानी, इंग्लैंड के राजा, वो कॉर्पोरेशन सोल होते हैं। राजा चेंज होते रहते हैं बट उनकी प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? उस कॉर्पोरेशन सोल के नाम पर है।
उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है जो लोगों के बेनिफिट के लिए बनाई जाती है, वो काउंट नहीं होती। तो ये जो तीनों लोग बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर करे गए हैं, इन तीनों लोगों को एलएलपी में पार्टनर बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये बॉडी कॉर्पोरेट दोस्तों नहीं है, ये बॉडी कॉर्पोरेट दोस्तों नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है दोस्तों, आइए देखिएगा क्या बोला है, देखिएगा। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी मानी जाती है, ऐसी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी मानी जाती है। मतलब कौन सी कंपनी की बात हो रही है, जो कंपनियां इंडिया में बनी है, चाहे नए कंपनीज एक्ट में बनी हो चाहे पुराने, भूल गए क्या? अरे कंपनीज एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन सिखाई थी, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ, उसी की तो बात कर रहा है कि बॉडी कॉर्पोरेट में वो कंपनियां काउंट होंगी जो कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी मानी जाती है, यानी इंडिया की कंपनीज, इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनी बनी है, चाहे वो नए एक्ट में बनी हो चाहे पुराने, आ गई ना कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, दिखा क्या? हाँ सर दिख क्या थी। उसके बाद एलएलपी जो इस एक्ट में बनी है, एलएलपी जो इस एक्ट में बनी है, यानी एलएलपी एक्ट 2008 में बनी है, एलएलपी एक्ट 2008 में बनी है वो वाली, ठीक है, यानी इंडिया के अंदर जो एलएलपीज बन रही हैं। उसके बाद एलएलपी जो इंडिया के बाहर बनी है, और उसके बाद कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है। लेकिन इस बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में कॉर्पोरेशन सोल नहीं आएगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी, और कोई और बॉडी कॉर्पोरेट जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालकर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर कर देगा, वो दोस्तों नहीं आएंगी, वो दोस्तों नहीं आएंगी। नेक्स्ट हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि एलएलपी को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के लिए बनाया जा सकता है। एलएलपी को किसके लिए बनाया जा सकता है दोस्तों? एलएलपी को बनाया जाता है बिजनेस करने के लिए। क्या एलएलपी को चैरिटी करने के लिए बना सकते हैं क्या? नहीं, एलएलपी को चैरिटी करने के लिए नहीं बना सकते, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के लिए बना सकते हैं। बट बिजनेस में क्या आता है, बिजनेस मतलब क्या, तो अब हमें पढ़नी पड़ेगी बिजनेस की डेफिनेशन। तो बिजनेस में दोस्तों हर तरीके का, हर टाइप का ट्रेड आ जाता है, हर तरीके का, हर टाइप का प्रोफेशन आ जाता है, हर तरीके का, हर टाइप का दोस्तों ऑक्यूपेशन आ जाता है। तो कोई भी ट्रेड लो, कोई भी प्रोफेशन लो, कोई भी ऑक्यूपेशन लो, सब कुछ बिजनेस में कवर होगा, सब कुछ बिजनेस में कवर होगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यह पावर है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एक्टिविटी को नोटिफिकेशन निकालकर बिजनेस की डेफिनेशन से क्या कर सकती है, एक्सक्लूड कर सकती है। फॉर एग्जांपल मान लो कल को सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लाई और नोटिफिकेशन में लिख दिया कि समोसे बेचना बिजनेस नहीं माना जाएगा, ऐसा उन्होंने नोटिफिकेशन में लिख दिया, तो क्या अब समोसे बेचना बिजनेस की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा? हां। और जैसे ही वो बिजनेस की डेफिनेशन से बाहर होगा तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? हमने बोला था कि एलएलपी हम बिजनेस करने के लिए खोल सकते हैं, बट अगर कोई चीज बिजनेस की डेफिनेशन से ही बाहर हो गई तो क्या फिर आप उस एक्टिविटी के लिए एलएलपी खोल पाओगे? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह पावर अपने पास रखी है कि कल को अगर वो चाहे तो किसी भी एक्टिविटी को जो उन्हें लग रहा है कि उन्हें बिजनेस की डेफिनेशन से बाहर करना है, तो वो उसे कर सकते हैं, वो उसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में हम सेक्शन 7 में पढ़ते हैं दोस्तों। डेजिग्नेटेड पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसे सेक्शन 7 के अंदर डेजिग्नेट किया जाता है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा सेक्शन 7 में करेंगे। ठीक है, एंटिटी की डेफिनेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फाइनेंशियल ईयर की। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर की। फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन के दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहला पार्ट कहता है फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन का कि ये 1 अप्रैल को स्टार्ट होती है और 31 मार्च को खत्म होती है। यानी एलएलपी का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2024 को और खत्म होगा 31 मार्च 2025 को। 1 अप्रैल 25 को स्टार्ट होगा और 31 मार्च
2026 को खत्म होगा। 1 अप्रैल 2026 को स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2027 को खत्म होगा। 1 अप्रैल 2027 को स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2028 को खत्म होगा। बहुत ही सिंपल है, 1 अप्रैल को स्टार्ट करो और 31 मार्च को खत्म करो। ये वाला फाइनेंशियल ईयर क्यों फॉलो होता है, तो यहां पर रीजन दिया हुआ है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी 1 अप्रैल से 31 मार्च का ही 1 अप्रैल से 31 मार्च का ही पीरियड यूज करते हैं। इसीलिए हमने भी इनकम टैक्स लॉ को ध्यान में रखते हुए हमने भी एलएलपी के लिए यही ईयर चुना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का। ये तो हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 आता है, वो बात करता है एलएलपी के फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की। किसकी बात करता है? एलएलपी के फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की। वो कहता है कि अगर किसी एलएलपी का जन्म आफ्टर 30 सितंबर हुआ है, इसका आफ्टर 30 सितंबर, फॉर एग्जांपल मान लो आपकी एलएलपी का जन्म हुआ है 3 अक्टूबर 2025 को। कब हुआ है? 3 अक्टूबर 2025 को। तो आपकी एलएलपी का फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? आपकी एलएलपी का फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2026 को नहीं, बल्कि 31 मार्च 2027 को। यानी अगर आपके एलएलपी का जन्म 30 सितंबर के बाद हो रहा है, तो जो नेक्स्ट मार्च आ रहा है आप उसे इग्नोर कर सकते हैं और उससे अगले मार्च तक आप उसे फाइनेंशियल ईयर को ले जा सकते हैं। यानी इस एलएलपी का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 3 अक्टूबर 2025 को और खत्म होगा 31 मार्च 2027 में। दिस इज द सेकंड पार्ट। तो देखिए, एलएलपी के लिए फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है वो पीरियड जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और जो खत्म होता है 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। हाउएवर, अगर आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है 30 सितंबर के बाद, अगर आपकी एलएलपी का जन्म 30 सितंबर के बाद हुआ है, तो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड तो 31 मार्च को ही होगा, आपका 31 मार्च को ही होगा। लेकिन अब आपको कौन सा लेना होगा? नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर, यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का आपको 31 मार्च लेना पड़ेगा। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया, एग्जांपल 1 में बोला है एक एलएलपी का जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 2019 को, एक एलएलपी का जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 2019, यानी 30 सितंबर के बाद हुआ है। तो अगला 31 मार्च कब आएगा? अगला 31 मार्च आएगा 2020 को। लेकिन हमें यह वाला नहीं लेना, हमें कौन सा लेना है? 31 मार्च 2021 वाला। तो यहां पर दोस्तों आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, 31 मार्च 2021 को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है दोस्तों, यहां पर 2 डेफिनेशन एक साथ पढ़ी जाती है। एक आती है फॉरेन एलएलपी की डेफिनेशन, ठीक है, और एक आती है दोस्तों सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की डेफिनेशन, दैट इज एलएलपी की डेफिनेशन। तो एलएलपी क्या होती है? कह रहे एलएलपी का मतलब है ऐसी पार्टनरशिप, एलएलपी का मतलब है ऐसी पार्टनरशिप जिसका जन्म एलएलपी एक्ट 2008 में हुआ है। यानी अगर कोई भी एलएलपी का जन्म एलएलपी एक्ट 2008 में हो रहा है तो हम उसे क्या मानेंगे? एलएलपी काउंट करेंगे। हम उसे क्या मानेंगे? एलएलपी काउंट करेंगे। तो देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस ऐसी पार्टनरशिप जो बनी है और जो रजिस्टर हुई है दिस एक्ट के अंदर, दिस एक्ट यानी एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर। फिर आता है दोस्तों फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी क्या होती है? फॉरेन एलएलपी मींस ऐसी एलएलपी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, ऐसी एलएलपी जो इंडिया के बाहर बनी है, प्लस हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस
इन इंडिया। एलएलपी बनी है इंडिया के बाहर, लेकिन उसने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में खोला है, तो ऐसी एलएलपी को हम फॉरेन एलएलपी कहते हैं। ऐसी एलएलपी को हम फॉरेन एलएलपी कहते हैं। अगर कोई एलएलपी इंडिया के बाहर बनी है लेकिन उसने अपना इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं खोला, तो आप उसे फिर फॉरेन एलएलपी नहीं कह सकते। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा, एक नई एलएलपी में इन दोनों में से पार्टनर कौन बन सकता है? एक नई एलएलपी में क्या फॉरेन एलएलपी पार्टनर बन सकती है या इंडियन एलएलपी पार्टनर बन सकती है? दोनों बन सकती है, बिकॉज दोनों ही बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में कवर है। तो एक इंडियन एलएलपी में इंडिया की एलएलपी भी पार्टनर बन सकती है और फॉरेन एलएलपी भी पार्टनर बन सकती है, बिकॉज दोनों ही बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में दोस्तों कवर करी गई थी। तो देखिए, फॉरेन एलएलपी मींस ऐसी एलएलपी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, लेकिन उस एलएलपी ने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस जो है इंडिया में एस्टेब्लिश किया है। प्लेस ऑफ बिजनेस जो है इंडिया में एस्टेब्लिश किया है। अब दोस्तों, एलएलपी चलती है एग्रीमेंट के ऊपर। किसके ऊपर? एग्रीमेंट के ऊपर। तो व्हाट इज एलएलपी एग्रीमेंट? एलएलपी एग्रीमेंट होता क्या है? तो एलएलपी एग्रीमेंट एक रिटन एग्रीमेंट होता है। एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है? एक रिटन एग्रीमेंट होता है। अब ये रिटन एग्रीमेंट किसके बीच में होता है? एलएलपी एग्रीमेंट किसके बीच में होता है? एग्रीमेंट, ये रिटन एग्रीमेंट किसके बीच में हो रहा है? या तो ये एग्रीमेंट होता है बिटवीन पार्टनर्स, या तो ये एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर 3 पार्टनर है एबीसी, तो ये एग्रीमेंट एबीसी तीनों पार्टनर के बीच होगा, उसे कहेंगे हम एलएलपी एग्रीमेंट। और दूसरा दोस्तों ये एग्रीमेंट हो सकता है बिटवीन पार्टनर्स एंड एलएलपी, बिटवीन पार्टनर्स एंड एलएलपी। फॉर एग्जांपल, एबीसी ने जो एलएलपी खोली है उसका नाम है एबीसी एलएलपी, तो ये एग्रीमेंट किसके बीच में होगा? ए बी सी और उनकी जो बनाई एलएलपी है, उन्होंने जो एलएलपी बनाई है उनके बीच में ये एग्रीमेंट होगा। अब ये एग्रीमेंट क्या बताता है? एलएलपी एग्रीमेंट दोस्तों म्यूचुअल राइट्स एंड म्यूचुअल ड्यूटीज बताता है। एलएलपी एग्रीमेंट क्या बताता है? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बताता है। तो देखिए, एलएलपी एग्रीमेंट का मतलब होता है एक रिटन एग्रीमेंट जो या तो पार्टनर्स के बीच में हुआ है या तो एलएलपी एंड उसके पार्टनर्स के बीच में हुआ है। इस एग्रीमेंट से पता चलते हैं म्यूचुअल राइट्स, म्यूचुअल ड्यूटीज पता चलते हैं पार्टनर्स के, और उनकी क्या रिलेशन है एलएलपी से ये पता चलती है। लेकिन अगर कोई पॉइंट एलएलपी एग्रीमेंट में मेंशन करना रह जाता है, तो वो पॉइंट कहां से पता चलेगा? फिर आपको एलएलपी एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में जाकर देखना पड़ेगा उस पॉइंट को। अगर कोई बात एलएलपी एग्रीमेंट में नहीं लिखी है, तो आप वो फर्स्ट शेड्यूल से क्या कर सकते हो? देख सकते हो। फर्स्ट शेड्यूल से क्या कर सकते हो? देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों पार्टनर की डेफिनेशन। पार्टनर कौन होता है? जब हम कहते हैं ये एलएलपी का पार्टनर है, मतलब कौन है? एलएलपी का पार्टनर मतलब वो पर्सन जो एलएलपी के एग्रीमेंट को फॉलो करके उस एलएलपी में पार्टनर बना है। एलएलपी पार्टनर मतलब वो पर्सन, एलएलपी का पार्टनर मतलब वो पर्सन जो एलएलपी एग्रीमेंट को फॉलो करके उस पार्टनरशिप में पार्टनर बन गया है। तो देखिए, जब भी पार्टनर शब्द का इस्तेमाल होगा एलएलपी के लिए, तो पार्टनर में मतलब वो पर्सन जो कि एलएलपी में पार्टनर बना है एलएलपी एग्रीमेंट को फॉलो करके, एलएलपी एग्रीमेंट को फॉलो करके। ठीक है, नेक्स्ट आती है दोस्तों स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन। स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन आती है। स्मॉल एलएलपी के लिए हमें 3 बातें देखनी है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। स्मॉल एलएलपी की पहली कंडीशन आती है दोस्तों टोटल कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड ₹25 lakhs। यानी स्मॉल एलएलपी वो एलएलपी होती है जिसमें टोटल कंट्रीब्यूशन, सभी पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन मिलाकर 25 लाख से ज्यादा नहीं होता है। प्लस सेकंड कंडीशन,
जिसका टर्नओवर पिछले ईयर में, स्मॉल एलएलपी वो एलएलपी होती है जिसका टर्नओवर फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में डज नॉट एक्सीड ₹40 lakhs, डज नॉट एक्सीड ₹40 lakh। और थर्ड कंडीशन है एनी अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी अगर गवर्नमेंट चाहे तो स्मॉल एलएलपी बनने के लिए एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन भी रूल्स में बता सकती है। सो स्मॉल एलएलपी वो एलएलपी होती है जिसका टोटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा नहीं होता, जिसका टोटल टर्नओवर जो है वो 40 लाख से ज्यादा नहीं होता पिछले साल का, और जो वो वाली कंडीशन फुलफिल करती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स में लगाई है। बट यहां पर आपको और अमाउंट भी दिख रहा होगा। एलएलपी, अगर आप स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन देखोगे तो यहां पर एक अमाउंट मुझे दिख रहा है 5 करोड़ रुपए और एक अमाउंट मुझे दिख रहा है 50 करोड़ रुपीस। ये क्या है? तो इसका मतलब है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो फ्यूचर में ये जो 25 लाख की लिमिट है, अभी तो 25 लाख की है, बट अगर गवर्नमेंट चाहे तो फ्यूचर में इस 25 लाख की लिमिट को इंक्रीज कर सकती है 5 करोड़ रुपीस तक। कहां तक इंक्रीज कर सकती है? 5 करोड़ रुपीस तक इंक्रीज कर सकती है। और ये जो 40 लाख की लिमिट है, इस 40 लाख की लिमिट को अगर गवर्नमेंट चाहे तो फ्यूचर में 50 करोड़ तक भी बढ़ा सकती है। तो अभी तो स्मॉल एलएलपी का मतलब वो एलएलपी है जो जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख तक और टर्नओवर 40 लाख तक है। बट अगर गवर्नमेंट चाहे तो धीरे धीरे इस लिमिट को बढ़ा सकती है। और कहां तक ले जा सकती है? इन लिमिट्स तक दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट इसे ले जा सकती है दोस्तों, ले जा सकती है। तो यही आपको यहां पर लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों, ये पॉइंट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एलएलपी पर अप्लाई होता है? द आंसर इज नो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द एलएलपी, इज नॉट एप्लीकेबल टू द एलएलपी। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 5 पे। सेक्शन नंबर 5 के दोस्तों दो पार्ट्स हैं। सेक्शन नंबर 5 पहले बताता है हु कैन बिकम पार्टनर इन फर्म। फर्म के अंदर फर्म कह रहा हूं मैं, एलएलपी। हाँ, हु कैन बिकम पार्टनर इन दी एलएलपी। एलएलपी के अंदर पार्टनर कौन बन सकता है? एंड हु कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन दी एलएलपी। और एलएलपी के अंदर पार्टनर कौन नहीं बन सकता है? ठीक है, तो पार्टनर कौन बन सकता है? दो टाइप के लोग पार्टनर बन सकते हैं। एक इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है, यानी नेचुरल पर्सन पार्टनर बन सकता है। ठीक है, नेचुरल पर्सन दोस्तों पार्टनर बन सकता है। और दूसरा दोस्तों बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है। और बॉडी कॉर्पोरेट की तो डेफिनेशन आपने पढ़ ली है। सो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी के अंदर क्या बन सकता है? पार्टनर बन सकता है, पार्टनर बन सकता है। लेकिन पार्टनर कौन नहीं बन सकता दोस्तों? पार्टनर कौन नहीं बन सकता? तो दोस्तों फॉलोइंग इंडिविजुअल्स कैन नॉट बिकम पार्टनर्स। फॉलोइंग इंडिविजुअल्स कैन नॉट बिकम पार्टनर्स। कौन से इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बन सकते हैं? अब देखिएगा, तीन कैटेगरी आती है इसमें, तीन कैटेगरी। सबसे पहली, अगर कोई इंडिविजुअल अनसाउंड माइंड का है। और ये अनसाउंड माइंड का हमें कैसे पता चला है? क्योंकि कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। तो अगर किसी इंडिविजुअल को कोर्ट ने अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया तो वो एलएलपी का पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरा, अगर कोई पर्सन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, अगर कोई इंडिविजुअल अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, नहीं बन सकता। और अगर किसी पर्सन ने इंसॉल्वेंट होने के लिए एप्लीकेशन फाइल करी है और उसकी एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है,
तो वो भी नहीं बन सकता। अगर किसी पर्सन ने अप्लाई किया है कि प्लीज मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो और उसकी एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है, ये 3 लोग दोस्तों ऐसे हैं जो इंडिविजुअल तो हैं लेकिन वो एलएलपी में क्या नहीं बन सकते हैं दोस्तों, पार्टनर नहीं बन सकते दोस्तों, पार्टनर नहीं बन सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 5 के बाद सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 आपको यह बताता है कि एक एलएलपी में मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए। तो एक एलएलपी में मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। एक एलएलपी में मिनिमम पार्टनर 2 होने चाहिए। फिर मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, एक एलएलपी में मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, नॉट मेंशन्ड इन एलएलपी एक्ट। ये बात एलएलपी एक्ट में बताई ही नहीं है कि एलएलपी एक्ट में मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, और किसी और एक्ट में भी नहीं बताई, और इसीलिए हम ये मानते हैं कि एलएलपी में मैक्सिमम पार्टनर पर कोई भी लिमिट नहीं। यानी एलएलपी के अंदर आप जैसे पब्लिक कंपनी में मेंबर्स पर कोई लिमिट नहीं है, वैसे ही एलएलपी में भी पार्टनर्स कितने होंगे, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे दोस्तों, उस पर कोई लिमिट नहीं है, उस पर कोई लिमिट नहीं है। सो एवरी एलएलपी मस्ट हैव मिनिमम 2 पार्टनर्स। तो हर एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। अब एक प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। क्या प्रॉब्लम हो जाती है, मान लो एक एलएलपी है, इस एलएलपी के अंदर 4 पार्टनर थे, ठीक है, 4 पार्टनर थे, ओके। अब 4 पार्टनर में से, ठीक है, 4 पार्टनर में से 3 की डेथ हो गई, एक एक्सीडेंट हुआ और 4 में से 3 की डेथ हो गई। तो अगर 4 में से 3 टपक गए तो कितने बचे, 4 में से 3 टपक गए तो एक पार्टनर बचा, कितने बचे, एक पार्टनर बचा। बट एलएलपी में मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, एलएलपी में मिनिमम होने चाहिए 2 पार्टनर, बट यहां तो एक ही पार्टनर बचा है। अब क्या होगा, क्या ये सिंगल पार्टनर एलएलपी को चला सकता है, क्योंकि एलएलपी तो परपेचुअल सक्सेशन होती है, एलएलपी तो तब तक चलती रहेगी चाहे पार्टनर्स मरे चाहे जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम एलएलपी को 6 महीने का टाइम देते हैं। कितने महीने का टाइम देते हैं दोस्तों, 6 मंथ का टाइम देते हैं। किस लिए 6 मंथ का टाइम देते हैं, ताकि वापस से हम क्या कर दे, अपने पार्टनर्स को एटलीस्ट 2 कर ले। यानी ये जो अकेला पार्टनर है ये किसी और पार्टनर को ढूंढ लाए और वापस से एलएलपी के पार्टनर 2 कर दे। बट मान लो अगर 6 मंथ का टाइम ओवर हो गया, 6 महीने खत्म हो गए, लेकिन 6 महीने खत्म होने के बावजूद भी अभी तक सिर्फ सिंगल पार्टनर है, यानी अभी तक वो दूसरा पार्टनर ढूंढकर नहीं लाया है और एलएलपी के बिजनेस को चलाए जा रहा है, अकेला ही बिजनेस चलाए जा रहा है, तो दोस्तों 6 महीने के बाद, ये पीरियड में 6 महीने के बाद, इस पीरियड में आफ्टर 6 मंथ एलएलपी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एलएलपी 6 महीने के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ये अकेला पार्टनर क्या हो जाएगा, पर्सनली लायबल हो जाएगा दोस्तों, पर्सनली लायबल हो जाएगा। तो अगर किसी एलएलपी में सिर्फ एक पार्टनर रह जाता है तो उसे 6 महीने का टाइम दिया जाता है वापस से 2 पार्टनर करने के लिए। बट अगर 6 महीने गुजर जाते हैं और वो फिर भी 2 पार्टनर नहीं कर पाता, तो 6 महीने के बाद जितने भी एलएलपी कॉन्ट्रैक्ट्स करेगी उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ये अकेला पार्टनर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर वो पर्सनली लायबल हो जाएगा, यहां पर अब वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। तो देखिए, अगर किसी भी टाइम पर एलएलपी के पार्टनर 2 से कम हो जाते हैं एंड एलएलपी बिजनेस को कैरी करती है मोर देन 6 मंथ के लिए, 6 महीने से ज्यादा के लिए, जबकि नंबर अभी भी रिड्यूस्ड है, तो वो पर्सन जो कि इकलौता पार्टनर है एलएलपी का, अगर वो बिजनेस को 6 महीने बाद भी चला रहा है जबकि उसे पता था कि मैं अकेला हूं, तो ऐसा पर्सन जो है पर्सनली लायबल हो जाएगा एलएलपी की लायबिलिटीज के लिए जो इंकर करी गई हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड, यानी आफ्टर 6 मंथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसके लिए वो इकलौता पार्टनर क्या हो जाएगा दोस्तों, पर्सनली लायबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात करता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर
डेजिग्नेटेड पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कि एलएलपी के लीगल कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि एलएलपी एक्ट को फॉलो कर रही है या नहीं, एलएलपी रूल्स को फॉलो कर रही है या नहीं। उसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पर होती है दोस्तों? डेजिग्नेटेड पार्टनर के कंधों पर होती है। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर पढ़ने के लिए हमें दोनों का डिफरेंस जानना पड़ेगा, पार्टनर वर्सेस डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर में क्या डिफरेंस होता है? पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर में क्या डिफरेंस होता है? तो दोस्तों डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे होते हैं? लॉ में क्या बोला है? लॉ में बोला है हर एलएलपी के पास मिनिमम, हर एलएलपी के पास मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, और दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल होने चाहिए, इंडिविजुअल होने चाहिए, और उसमें से एक इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, और उसमें से कम एक इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। और इंडिया का रेसिडेंट का क्या मतलब है? इंडिया का रेसिडेंट का मतलब है कि वो पर्सन फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 दिन इंडिया में रहा था, तब हम उसे रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। तो देखिए यहां पर बोला है डेजिग्नेटेड पार्टनर हमें कितने चाहिए? मिनिमम 2 चाहिए। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर हमें मिनिमम 2 चाहिए, जबकि पार्टनर हमें कितने चाहिए? ये भी मिनिमम 2 चाहिए। तो ये बात तो सेम हो गई दोनों की, डेजिग्नेटेड पार्टनर मिनिमम 2 और पार्टनर भी मिनिमम 2। अच्छा, मैक्सिमम पर पार्टनर की कोई लिमिट नहीं है, डेजिग्नेटेड पार्टनर पर भी कोई लिमिट नहीं है। ये बात भी सेम हो गई, ये बात भी सेम हो गई। ठीक है, पार्टनर के ऊपर लगता है मेनली सेक्शन नंबर 5, और डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए बनाया गया है मेनली सेक्शन नंबर 7। चलो, पार्टनर दोस्तों 2 टाइप के हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल पार्टनर हो सकता है और एक बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर हो सकता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो ऑलवेज क्या होगा? एक इंडिविजुअल होगा, वो हमेशा क्या होगा दोस्तों? एक इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल होगा। पार्टनर का काम है बिजनेस को मैनेज करना, एलएलपी को बिजनेस को चलाना पार्टनर का काम है। डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम है लीगल कंप्लायंसेस को देखना, यानी अगर लीगल कंप्लायंसेस में कोई भी दिक्कत हुई तो डेजिग्नेटेड पार्टनर पर पेनल्टी लग जाती है। सर फिर एक कुछ एग्जांपल देकर बताइए। बिल्कुल बताते हैं। मान लीजिए एक पार्टनरशिप है, ठीक है, मान लीजिए एक एलएलपी है, ओके, जिसमें ए और बी पार्टनर है। ए और बी क्या है? पार्टनर है। तो अब ए और बी पार्टनर है, तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ए और बी ही डेजिग्नेटेड पार्टनर भी बन जाएंगे। तो अगर किसी पार्टनरशिप में 2 ही पार्टनर हैं तो वही 2 पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर का भी रोल निभाते हैं। बट सर अगर 3 पार्टनर हुए तो? सर मान लीजिए एक पार्टनरशिप में 3 पार्टनर है, ए बी सी, ये 3 पार्टनर है। मैंने कहा ठीक है, ये 3 पार्टनर है। तो सर अगर किसी पार्टनरशिप में 3 पार्टनर हैं तो क्या होगा? तो फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बनेगा? तो अब हमारे पास ऑप्शन है, हम या तो ए और बी को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाएंगे, या तो बी और सी को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाएंगे, या तो ए और सी को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाएंगे, या हम ए बी सी तीनों को भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हैं, यानी हम पार्टनर्स में से ही डेजिग्नेटेड पार्टनर को चुन लेते हैं। अच्छा सर मान लीजिए ए रेसिडेंट है, बी नॉन रेसिडेंट है, बी नॉन रेसिडेंट है, सी नॉन रेसिडेंट है। अब क्या होगा सर? तो दोस्तों लॉ के हिसाब से मिनिमम एक पार्टनर, आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर मिनिमम एक रेसिडेंट होना चाहिए। तो आपके पास पहला ऑप्शन है ए और बी, आपने ए और बी को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दिया। आपके पास दूसरा ऑप्शन है बी और सी, बट बी और सी में तो दोनों नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। क्या दोनों नॉन रेसिडेंट चलेंगे क्या? नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन ए और सी चलेगा क्या? हाँ, ए और सी चलेगा, क्योंकि उसमें जो है 2 लोग भी हो गए और एक रेसिडेंट भी आ गया।
या आपके पास तीसरा ऑप्शन है ए बी सी। तो यहां पर बी और सी वाला ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा, बी और सी वाला ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। यहां पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, देखिए एक एलएलपी है जिसका नाम है इंडियन हेलीकॉप्टर एलएलपी नाम की एलएलपी है। इसमें 5 पार्टनर है, ए बी सी डी ई। ए नॉन रेसिडेंट है, बी नॉन रेसिडेंट है, सी रेसिडेंट है, डी रेसिडेंट है और ई रेसिडेंट है। क्या ये एलएलपी सिर्फ ए और बी को अपना डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकती है? क्या ये एलएलपी सिर्फ ए और बी को अपना डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकती है? द आंसर इज नो। अगर ये एलएलपी ए और बी को अपना डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाएगी तो इससे लॉ का पर्पस फुलफिल नहीं होगा। तो हमें सी डी ई इन तीनों में से कोई एक पर्सन को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज एक पार्टनर हमें ऐसा चाहिए, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर हमें ऐसा चाहिए जो इंडिया का रेसिडेंट हो, जो इंडिया का रेसिडेंट हो। तो यही बात यहां पर लिखिए। अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस जैसे मान लो कंपनी 1 और कंपनी 2, दो कंपनीज ने मिलकर एक न्यू एलएलपी बना दी। कंपनी 1 और कंपनी 2, तो ठीक है, तो कंपनियों ने मिलकर एक एलएलपी बनाई। तो कंपनी 1 क्या है? पार्टनर है, और कंपनी 2 क्या है? पार्टनर है। क्या एक बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है? हाँ, एक बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है। बट अब एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम यह आ गई कि इस नई एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर कहां से लाए? बिकॉज डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बन सकता है? सिर्फ इंडिविजुअल बन सकता है। बट इस एलएलपी में तो सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स है ना दोस्तों, इस एलएलपी में तो सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, और डेजिग्नेटेड पार्टनर मिनिमम 2 चाहिए जो इंडिविजुअल है। तो लोग कहता है हाँ यार ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो फिर यहां पर हम ऑप्शन देते हैं। क्या ऑप्शन देते हैं? कि ये कंपनी क्या करेगी, एक इंडिविजुअल को अपना नॉमिनी बनाएगी। इंडिविजुअल को अपना क्या करेगी? नॉमिनी बनाएगी, और वो नॉमिनी डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह एक्ट करेगा। ये कंपनी भी एक इंडिविजुअल को अपना नॉमिनी बनाएगी, और वो नॉमिनी दोस्तों डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह एक्ट करेगा। यानी जब बॉडी कॉर्पोरेट्स आ जाते हैं तो बॉडी कॉर्पोरेट्स तो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते, लेकिन उनके पास ऑप्शन है कि वो अपने नॉमिनी को भेजकर क्या बना सकते हैं? वो अपने नॉमिनी को भेजकर दोस्तों डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हैं। तो मान लो एक एलएलपी है जिसमें एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, और एक बॉडी कॉर्पोरेट है। एक एलएलपी जो है वो किसने बनाई है? एक इंडिविजुअल पार्टनर है और एक बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है। तो अब इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे आएगा? तो दोस्तों ये इंडिविजुअल खुद डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएगा, ये इंडिविजुअल खुद डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएगा, और ये बॉडी कॉर्पोरेट अपने किसी नॉमिनी को अपॉइंट करके डेजिग्नेटेड पार्टनर दोस्तों बना देगी। तो ये इंडिविजुअल पार्टनर सेल्फ बन जाएगा डीपी, और बॉडी कॉर्पोरेट जो है दोस्तों किसी नॉमिनी को अपॉइंट कर देगी और डेजिग्नेटेड पार्टनर की कंडीशन को फुलफिल कर देगी। तो यही बात यहां पे बोली है, अगर किसी एलएलपी में सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हैं, अगर किसी एलएलपी में सारे ही पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है, या अगर किसी एलएलपी में एक या एक से ज्यादा पार्टनर इंडिविजुअल है और कुछ उसमें से बॉडी कॉर्पोरेट है, तो हमें मिनिमम 2 इंडिविजुअल तो चाहिए। हमें मिनिमम 2 इंडिविजुअल तो चाहिए। तो या तो हम एलएलपी के इंडिविजुअल पार्टनर को पकड़ेंगे, या हम उन बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनीज को पकड़कर क्या बना देंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर दोस्तों बना देंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर दोस्तों बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा कि रेसिडेंट होना चाहिए, करेक्ट, इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। तो इंडियन रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? इंडियन रेसिडेंट का मतलब होता है जो इंडिया के अंदर मिनिमम 120 दिन रहे इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो अब हमें यहां पर बताना है कि कौन रेसिडेंट है, कौन सा रेसिडेंट नहीं है। ए बी सी। ए इंडिया के अंदर रहा है 80 डेज, बी इंडिया के अंदर रहा है 120 दिन, और सी इंडिया के अंदर रहा है 200 दिन। तो इन तीनों में से किसको रेसिडेंट बोला जाएगा और किसको नॉन रेसिडेंट बोला जाएगा? तो दोस्तों जो 120 दिन से कम रहा है ये नॉन रेसिडेंट होगा, ये नॉन रेसिडेंट होगा। बट जो इंडिया में एग्जैक्ट 120 डेज रहा है
ये रेसिडेंट होगा, और जो 200 दिन रहा है दोस्तों ये भी क्या होगा, इंडिया का रेसिडेंट होगा दोस्तों, इंडिया का रेसिडेंट होगा। तो यहां पर हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर का टॉपिक होता है दोस्तों खत्म। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। एग्जाम में कोई भी 3 से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स वो हेडिंग्स देकर पूछ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं एलएलपी की कैरेक्टरिस्टिक्स से। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, और ये बात 2 जगह लिखी है। एक तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में लिखी हुई है कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, और एक सेक्शन 3 में भी लिखा हुआ है एलएलपी एक्ट के कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तो देखिए एलएलपी एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि इस एक्ट के अंदर बना है, और इसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट भी है, और इसके पास परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट भी है। यानी अगर एलएलपी के पार्टनर्स चेंज होते भी रहे तो भी एलएलपी की एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सेम बात सेक्शन 3 के अंदर भी लिखी हुई है कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है। सेकंड है परपेचुअल सक्सेशन। तो दोस्तों जैसे कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन होती है, वैसे ही एलएलपी के पास भी परपेचुअल सक्सेशन होती है। यानी एलएलपी के पार्टनर्स मरे, एलएलपी के पार्टनर्स जिए, एलएलपी के पार्टनर्स चेंज हो, एलएलपी के पार्टनर रिटायर हो, इससे एलएलपी की एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एलएलपी बनी थी लॉ के प्रोसीजर से, और एलएलपी खत्म भी लॉ के प्रोसीजर से ही की जाएगी। सो एलएलपी कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन दी पार्टनर। चाहे पार्टनर मर जाए, चाहे पार्टनर पागल हो जाए, रिटायर हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, इससे एलएलपी की लीगल एग्जिस्टेंस पर कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। और एलएलपी अपने नाम पर ही सभी कॉन्ट्रैक्ट्स और सभी प्रॉपर्टीज को ओन करती है। उसके बाद आता है दोस्तों सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लॉ की नजरों में एलएलपी एक सेपरेट पर्सन है, और एलएलपी के पार्टनर्स एक सेपरेट पर्सन है। यानी अगर लोन एलएलपी ने लिया है तो लोन एलएलपी चुकाएगी, उसके पार्टनर्स नहीं, क्योंकि लॉ की नजरों में एलएलपी और उसके पार्टनर्स क्या है, सेपरेट पर्सन है। सो एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और क्योंकि एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसीलिए अपनी लायबिलिटी चुकाने के लिए एलएलपी के सारे एसेट्स यूज हो जाएंगे। बट पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है उनके एग्रीड कंट्रीब्यूशन तक। इन अदर वर्ड्स एलएलपी के जो क्रेडिटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एलएलपी के क्रेडिटर्स माने जाएंगे, ना कि उसके पार्टनर्स के क्रेडिटर। यानी लोन अगर एलएलपी ने लिया है तो लोन चुकाने की जिम्मेदारी भी एलएलपी के ऊपर है, क्योंकि एलएलपी तो एक सेपरेट पर्सन है, क्योंकि एलएलपी तो एक सेपरेट पर्सन है। नेक्स्ट आता है दोस्तों म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या कहता है यहां पर कि एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं, मान लो ये एलएलपी है, दिस इज द एलएलपी, और इस एलएलपी में पार्टनर्स हैं। ठीक है। तो लॉ कहता है ए इज एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट ऑफ बी एंड सी। यानी एलएलपी का पार्टनर एलएलपी का तो एजेंट है, लेकिन वो बाकी पार्टनर्स का एजेंट नहीं है। मिस्टर ए एलएलपी का तो एजेंट है, लेकिन वो बाकी पार्टनर्स का एजेंट नहीं माना जाएगा। तो अगर मिस्टर ए अपने काम में कोई गड़बड़ कर देता है तो उससे एलएलपी तो लायबल हो जाएगी, लेकिन उससे बी और सी पर्सनली लायबल नहीं होंगे। पर्सनली यानी अगर कोई पार्टनर गड़बड़ कर भी देता है तो उससे बाकी पार्टनर्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। सो नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथोराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर। यानी हम बी और सी लायबल नहीं होंगे पर्सनली अगर ए कोई गड़बड़ कर भी देता है तो, बिकॉज यहां पर इंडिविजुअल पार्टनर्स को प्रोटेक्ट किया गया है ज्वाइंट लायबिलिटी से दोस्तों, ज्वाइंट लायबिलिटी से। इन अदर वर्ड्स सारे पार्टनर्स एलएलपी के एजेंट है, बट एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का एजेंट नहीं माना जाता है। एक एलएलपी का पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का एजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट आती है दोस्तों एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एलएलपी एग्रीमेंट में म्यूचुअल राइट्स एंड म्यूचुअल ड्यूटीज बताई गई हैं पार्टनर्स की, और अगर कोई चीज मिस हो जाती है एलएलपी एग्रीमेंट में बताने से तो वो एलएलपी एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल से पता चल जाती है। सो
mutual rights and mutual duties of partner within a LLP are governed by an agreement between the partners. LLP एक्ट जो है फ्लेक्सिबिलिटी देता है पार्टनर को कि वो अपना एग्रीमेंट अपने हिसाब से बनाए। अगर वो एग्रीमेंट में कोई पॉइंट लिखना भूल जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द एग्रीमेंट, तो जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है वो एलएलपी एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से बताए जाएंगे, यानी एलएलपी एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से दोस्तों बताए जाएंगे। नेक्स्ट आता है एलएलपी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। एलएलपी को आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका नो नेचुरल बर्थ, क्योंकि इसका नेचुरल बर्थ नहीं होता है। एलएलपी को लीगल पर्सन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोस्तों बाय लॉ बनती है। और एलएलपी को पर्सन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास ऑलमोस्ट वो सारी पावर्स, वो सारे राइट्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल के पास होते हैं। हाउएवर एलएलपी कुछ चीजें तो कर सकती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, केस कर सकती है, बट ऐसी कुछ चीजें हैं जो एलएलपी नहीं कर सकती। जैसे एलएलपी शादी नहीं कर सकती, डाइवोर्स नहीं कर सकती, ओथ कसम नहीं खा सकती। एलएलपी को जो दोस्तों सीए नहीं कर सकती, मेडिसिन डॉक्टरी नहीं कर सकती, ये सारी चीजें दोस्तों एलएलपी नहीं कर सकती है। तो एलएलपी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है क्योंकि इसे बनाया लॉ से जाता है और इसे इंडिविजुअल के ऑलमोस्ट सारे राइट्स मिलते हैं। ये वो सारे काम कर सकती है ऑलमोस्ट जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है, लेकिन हम इसे जेल नहीं भेज सकते, हम इसे ओथ नहीं खिला सकते, हम इसकी शादी नहीं करा सकते, हम इसका डाइवोर्स नहीं करा सकते, हम इससे सीए मेडिसिन नहीं करा सकते। तो आप ये कह सकते हो कि एलएलपी एक इनविजिबल पर्सन है, एक इनटेंजिबल पर्सन है, एक इमॉर्टल पर्सन है, लेकिन ये फिक्टिशियस नहीं है। ये फिक्टिशियस नहीं है। स्पाइडरमैन इज फिक्टिशियस, वो एग्जिस्ट नहीं करता, बट एलएलपी एग्जिस्ट करती है। एलएलपी एग्जिस्ट करती है, बट वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों कमॉन सील। तो दोस्तों क्योंकि एलएलपी के हाथ पैर नहीं होते, इसीलिए दोस्तों एलएलपी को साइन करने के लिए बनाई जाती है कॉमन सील। तो कॉमन सील एलएलपी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, लेकिन जैसे कंपनी के केस में कॉमन सील ऑप्शनल होती है, वैसे ही एलएलपी के केस में भी कॉमन सील को क्या रखा गया है? ऑप्शनल रखा गया है। तो क्योंकि एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो अपने सभी काम अपने पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के थ्रू करती है। अगर एलएलपी चाहे तो अपने पास कॉमन सील रख सकती है, बट कॉमन सील को रखना दोस्तों मैंडेटरी नहीं है। बट अगर किसी एलएलपी के पास कॉमन सील है तो वो किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन की कस्टडी में संभाल कर रखी जाती है, और उसे डॉक्यूमेंट पर कब लगाया जाता है? कॉमन सील को डॉक्यूमेंट पर कब लगाया जाता है? जब मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर प्रेजेंट होते हैं, उनकी प्रेजेंस में ही किसी भी डॉक्यूमेंट पर उस कॉमन सील को लगाया जाता है दोस्तों, लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी आप जानते हैं कि भैया एलएलपी के पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। कितने अमाउंट तक लिमिटेड होती है? जीरो नहीं होती, लिमिटेड होती है। कितने अमाउंट तक? जितना उन्होंने प्रॉमिस किया है कंट्रीब्यूट करने का। तो जितना उन्होंने एग्रीड कंट्रीब्यूशन बोला था, जितना उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं इतना कंट्रीब्यूशन दूंगा, वहां तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। उससे ज्यादा पैसा हम उनसे नहीं मंगा सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों ये जो लिमिटेड लायबिलिटी की वजह से जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हो गए, चाहे वो लीगल एडवाइजर हो गए, चाहे वो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हो गए हमारे जैसे, वो डरते थे पहले बिजनेस करने से, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी पहले। इस एक्ट के आने से पहले वो पार्टनरशिप करने से डरते थे क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। लेकिन एलएलपी पार्टनरशिप ने उन्हें एक चांस दिया, उन्हें एक मौका दिया है, इन प्रोफेशनल्स को, हम चार्टेड अकाउंटेंट्स को, कि अब हम लोग भी पार्टनरशिप करेंगे और वो भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करेंगे, जिससे हमारी जो लायबिलिटी है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी दोस्तों। लायबिलिटी जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो एवरी पार्टनर ऑफ अ एलएलपी के सभी पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द एलएलपी के बिजनेस के लिए क्या माने जाएंगे दोस्तों? एलएलपी के एजेंट। ये तो अभी पीछे ही पढ़ा था म्यूचुअल एजेंसी में कि एलएलपी के सभी पार्टनर एलएलपी के एजेंट है, बट दूसरे पार्टनर्स के नहीं है। अब ये तो म्यूचुअल एजेंसी में पढ़कर आए हैं बे। अच्छा, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी लिमिटेड। सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कितने अमाउंट तक लिमिटेड होती है? एग्रीड कंट्रीब्यूशन। एलएलपी में एग्रीड कंट्रीब्यूशन तक लिमिटेड होती है।
और ये कंट्रीब्यूशन टेंजिबल कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, इनटेंजिबल कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, मूवेबल कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल प्रॉपर्टी, कुछ भी आप अपने कंट्रीब्यूशन के नाम पर ला सकते हो। नेक्स्ट आता है बिजनेस को मैनेज कौन करता है, हु मैनेजेस द बिजनेस। तो दोस्तों सभी पार्टनर्स के पास, एलएलपी के सभी पार्टनर्स के पास राइट होता है बिजनेस को मैनेज करने का, इंक्लूडिंग द डेजिग्नेटेड पार्टनर। लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का मेन काम क्या होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर का मेन काम होता है लीगल कंप्लायंस को इंश्योर करना। तो एलएलपी के सभी पार्टनर्स के पास ये राइट है कि वो एलएलपी के बिजनेस को मैनेज करेंगे, लेकिन सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं लीगल कंप्लायंसेस के लिए। एलएलपी के अंदर मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं, 2 होते हैं, और मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है। एलएलपी के अंदर मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने होते हैं, 2 होते हैं, और मैक्सिमम पर दोस्तों कोई लिमिट नहीं है। लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर में कम से कम एक पार्टनर क्या होना चाहिए, इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। दोस्तों एलएलपी को हम चैरिटी करने के लिए नहीं बना सकते। जैसे कंपनी सेक्शन 8 कंपनी बनती है जो चैरिटी करने के लिए बनती है, बट दोस्तों एलएलपी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए बनती है, और वो भी कौन से बिजनेस के लिए, जिसमें हमारी इंटेंशन प्रॉफिट करने, अर्न करने की हो। तो द असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर क्रिएटिंग एलएलपी इज टू कैरी द लीगल बिजनेस विद अ व्यू टू अर्न द प्रॉफिट। तो एलएलपी को बनाने की इंटेंशन क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट कमाना इंटेंशन होनी चाहिए। एलएलपी कभी भी चैरिटेबल और नॉन इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए नहीं बन सकती है, चैरिटेबल और नॉन इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए नहीं बन सकती है। अच्छा, अगर किसी एलएलपी के अंदर कुछ घपला हो रहा है, कुछ गलत काम हो रहा है, तो क्या उस एलएलपी पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और इसीलिए एलएलपी एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशंस के सेक्शन भी है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंट करके किसी भी एलएलपी की इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवा सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है किसी भी एलएलपी को, और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो अपॉइंट करेगी किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। क्या एलएलपी में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट पॉसिबल है, यानी क्या एलएलपी का मर्जर वगैरह हो सकता है क्या? यस, एक एलएलपी दूसरी एलएलपी में मर्ज हो सकती है, एक एलएलपी दूसरी एलएलपी में मर्ज हो सकती है। इसके भी सेक्शन आपको एलएलपी एक्ट में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों कन्वर्जन इनटू एलएलपी, एलएलपी में कन्वर्जन। तो दोस्तों क्या हम अपनी पुरानी पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। क्या हम अपनी पुरानी प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। क्या हम अपनी पुरानी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? शेड्यूल्स फॉलो करके। इसके अलग अलग शेड्यूल दोस्तों दिए हुए हैं, अगर हम शेड्यूल्स को फॉलो करेंगे तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कंपनीज एक्ट में कई सारे डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास जमा कराने पड़ते थे, वैसे एलएलपी को भी हर साल कई सारे डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास जमा कराने होते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट जो जमा कराने होते हैं, ये फिजिकली जमा होंगे या इलेक्ट्रॉनिक जमा होंगे? तो लॉ कहता है सभी डॉक्यूमेंट्स जो जमा कराए जाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जमा कराएंगे, एमसीए की वेबसाइट का यूज करके जमा कराए जाएंगे। तो कोई भी फॉर्म, कोई भी एप्लीकेशन अगर हमें डिलीवर करनी है एलएलपी एक्ट में, तो वो दोस्तों रीडेबल फॉर्मेट में एमसीए की वेबसाइट पर अपलोड करी जाएगी। इसे पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टननर अपना सिग्नेचर करके ही, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर करके, ऑथेंटिकेट करके दोस्तों क्या करेंगे? अपलोड करेंगे। फॉरेन एलएलपी क्या होती है, क्या हम पढ़ चुके हैं? हाँ, फॉरेन एलएलपी वो एलएलपी होती है जो इंडिया के बाहर बनी होती है और जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस दोस्तों इंडिया में होता है। क्या फॉरेन एलएलपी इंडियन एलएलपी में पार्टनर बन सकती है? यस, फॉरेन एलएलपी एक इंडियन एलएलपी में पार्टनर बन सकती है, बन सकती है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों रजिस्ट्रेशन, या बोलो इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू एलएलपी। एक नई एलएलपी बनने के लिए कैसे बनाई जाती है? एक नई एलएलपी को बनाने का प्रोसीजर क्या है? तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, गोपाल, लकी और माधव। गोपाल, लकी और माधव ये तीनों मिलकर एक न्यू एलएलपी बनाना चाहते थे। तीनों मिलकर क्या बनाना चाहते थे? एक नई एलएलपी बनाना चाहते थे। तो इन्हें अब कोई ऐसा पर्सन चाहिए होगा जिसे एलएलपी बनाने की नॉलेज है, जिसे एलएलपी बनाने की नॉलेज है।
तो इन्होंने हायर किया सीए गुरप्रीत को। किसको हायर किया? सीए गुरप्रीत को हायर किया। और सीए गुरप्रीत ने कहा भाई फ्री में काम नहीं होता है, एलएलपी बनाने के लगेंगे 15,000 रुपए। अगर तुम मुझे 15,000 दोगे तो मैं तुम्हें एक एलएलपी बनाने में मदद करूंगा, क्योंकि भैया ये तो मेरा काम है। उन्होंने कहा ठीक है 15,000 दे देंगे, एलएलपी बना दीजिए। अब एलएलपी बनाने के लिए रजिस्ट्रार के पास ऑनलाइन 2 डॉक्यूमेंट जमा होंगे। डॉक्यूमेंट नंबर 1 इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट नंबर 1, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें रजिस्ट्रार के पास इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जमा कराना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा डॉक्यूमेंट जाता है डिक्लेरेशन, जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन। इसमें हम डिक्लेयर करते हैं कि इस एलएलपी को बनाने के लिए एलएलपी एक्ट के अंदर जो भी बातें लिखी थी और एलएलपी रूल्स के अंदर जो भी बातें लिखी थी वो हमने फुलफिल करी हैं। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब कौन करेगा? पार्टनर्स। गोपाल, लकी और माधव, ये तीनों इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। फिर दोस्तों अप्रूवल आ जाएगा, और अप्रूवल के बाद दोस्तों हमें मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हमें एलएलपी का दोस्तों मिल जाएगा। जैसे मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, देखिए ये देखिए एलएलपी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या लिखा है कि मैं सर्टिफाई करता हूं कि 3G योगा एलएलपी का जन्म हो चुका है। और फिर यहां पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने क्या कर दिया? साइन कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने क्या कर दिया दोस्तों? साइन कर दिया। तो ये प्रूफ है कि 3G योगा पेटा एलएलपी का जन्म हो चुका है दोस्तों, जन्म हो चुका है। तो आइए पढ़ते हैं इनकॉर्पोरेशन के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो लगता है एलएलपी को बनाने के लिए वो होता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो एलएलपी को बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक लीगल बिजनेस करना चाहते हैं, जिनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना होता है, और वो सब्सक्राइब करते हैं अपने नाम को इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को। ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है ये रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाता है। कौन से रजिस्ट्रार के पास दोस्तों फाइल किया जाता है? ये उस रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाता है जिसके स्टेट के अंडर हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला है, जिसके स्टेट में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला है। क्या इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अकेले जाता है? नहीं, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ एक स्टेटमेंट भी जमा होती है। देयर शॉल बी फाइल्ड, आपको फाइल करनी पड़ेगी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ एक स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट कौन देगा? या तो आपका एडवोकेट, या तो आपका कंपनी सेक्रेटरी, या तो आपका चार्टेड अकाउंटेंट, या तो आपका कॉस्ट अकाउंटेंट, जिसको आपने एलएलपी के लिए अपॉइंट किया है। यानी एलएलपी बनाने के लिए आपने जिस भी लीगल कंसल्टेंट की मदद ली है, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो सीएस हो, उससे ये स्टेटमेंट दी जाएगी। प्लस कोई ऐसा पर्सन जिसने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब किया, यानी हमारे जो माधव, लकी और गोपाल थे उसमें से कोई एक पर्सन, वो भी ये स्टेटमेंट देगा। और वो इस स्टेटमेंट में डिक्लेयर करेंगे, क्या डिक्लेयर करेंगे? कि एलएलपी एक्ट की और एलएलपी रूल्स की जो सारी रिक्वायरमेंट है इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड वो हमने फुलफिल कर दी है, वो हमने फुलफिल कर दी है। अब ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जमा कराया जाएगा रजिस्ट्रार के पास, ये डॉक्यूमेंट में क्या कंटेंट होगा? तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर दोस्तों एलएलपी का नाम लिखा होगा, एलएलपी क्या बिजनेस करने वाली है, एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखा होगा, प्लस दोस्तों नाम और एड्रेस लिखा होगा हर पर्सन का जो एलएलपी के पार्टनर है, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम और एड्रेस लिखा होगा, और वो सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी जो प्रिस्क्राइब। ये सारी चीजें क्या है? कंटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है। अब दोस्तों अगर एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करते हुए हमने कोई बात ऐसी बोल दी, हमें पता था कि हम झूठ बोल रहे हैं बट हमने बोल दिया, अगर हमने जानबूझकर कोई बात झूठी बोल दी, या हमने क्या किया दोस्तों, कोई ऐसी बात जो हमें पता था कि शायद ये सच नहीं है बट हमने बोल दिया, तो ऐसे केस में जेल हो सकती है 2 साल की। यानी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने में अगर झूठ बोल दिया तो 2 साल तक की जेल हो सकती है, और फाइन हो सकता है मिनिमम 10,000 का,
जो कि मैक्सिमम 5 लाख तक जा सकता है। और इसीलिए एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करते हुए कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए दोस्तों, कुछ भी गड़बड़ दोस्तों नहीं करनी चाहिए। अब आपने अपनी तरफ से इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दी, आपका काम खत्म हो गया। अब किसका काम चालू हो गया? अब रजिस्ट्रार का काम चालू हो गया दोस्तों। किसका काम चालू हो गया? रजिस्ट्रार का अब काम चालू हो चुका है। अब ये जो रजिस्ट्रार है सबसे पहले क्या करेगा? आपने जो स्टेटमेंट दी थी, कौन सी स्टेटमेंट? अरे जो आपने स्टेटमेंट दी थी कि भैया कानून फॉलो हो चुका है, वो इसको एज अ एविडेंस मान लेगी कि कानून फॉलो हो चुका है। यानी वो भरोसा कर लेगी कि आपने एलएलपी को बनाने के लिए सभी कानून फॉलो किया, तभी तो आप डिक्लेरेशन दे रहे हो। और वो इसे एविडेंस मान के आपकी एलएलपी का नाम अपने रजिस्टर ऑफ एलएलपी में लिख, और रजिस्टर ऑफ एलएलपी में लिखने के बाद आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को अपने पास रजिस्टर कर लेगी और इशू कर देगी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर। तो रजिस्ट्रार दोस्तों 14 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। 14 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। अब ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार ने दिया है, ये इस पर किसके साइन होंगे? रजिस्ट्रार के साइन होंगे। इस पर किसकी सील लगी होगी? रजिस्ट्रार की सील। तो रजिस्ट्रार के साइन भी होंगे और रजिस्ट्रार की सील भी इस सर्टिफिकेट पर लगी होगी। और ये जो सर्टिफिकेट है इसे कौन सा एविडेंस माना जाएगा? प्राइमा फेसी एविडेंस माना जाएगा या कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा? तो इस सर्टिफिकेट को कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा कि एलएलपी का जन्म हो चुका है, कि एलएलपी का जन्म हो चुका है। और दोस्तों रजिस्ट्रार आपने जो स्टेटमेंट जमा कराई थी उस स्टेटमेंट को एज अ एविडेंस मान लेगा कि आपने कानून को फुलफिल किया है, आपने कानून को एलएलपी बनाने के लिए फुलफिल किया है। फिर आता है दोस्तों सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 कहता है कि एक बार अगर आपकी एलएलपी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया तो अब एक नई एलएलपी का बर्थडे हो चुका है। अब एक नई एलएलपी का जन्म हो चुका है जो कि एक सेपरेट पर्सन है। और क्योंकि अब एलएलपी का जन्म हो चुका है जो कि एक सेपरेट पर्सन है, अब ये एलएलपी अपने नाम से, ये एलएलपी अब अपने नाम से केस कर सकती है और इस पर केस हो सकता है। ये एलएलपी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, यूज कर सकती है, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो। ये चाहे तो अपने पास कॉमन सील भी रख सकती है, ये चाहे तो वो सारे काम कर सकती है जो एक बॉडी कॉर्पोरेट को करना अलाउड है। और इसके पास क्या होगी दोस्तों? परपेचुअल सक्सेशन होगी। यही बात दोस्तों सेक्शन 14 में बोली है कि एक बार एक एलएलपी का जन्म हो जाता है तो वो सारे काम कर सकती है जो एक बॉडी कॉर्पोरेट को लीगली करना अलाउड है, जो एक बॉडी कॉर्पोरेट को लीगली करना अलाउड है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 सबसे पहली बात कहता है कि एवरी एलएलपी को कंपलसरी है, हर एलएलपी को कंपलसरी है कि एलएलपी के पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। हर एलएलपी को कंपलसरी है कि एलएलपी के पास क्या होना चाहिए? एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। ठीक है। अब ये रजिस्टर्ड ऑफिस किस काम आता है? सबसे मेन काम होता है रजिस्टर्ड ऑफिस का कि अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट या अगर हमें कोई नोटिस एलएलपी को भेजना है, एलएलपी के पार्टनर को भेजना है या एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर को भेजना है, तो वो नोटिस हम कहां भेजते हैं? वो नोटिस हम भेजते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस पर। और सिर्फ नोटिस हमें भेजना नहीं है, वो रजिस्टर्ड ऑफिस पर रिसीव भी होना चाहिए। वो रजिस्टर्ड ऑफिस पर नोटिस जो है दोस्तों रिसीव भी होना चाहिए। ठीक है। तो हर एलएलपी के लिए कंपलसरी है, हर एलएलपी के लिए कंपलसरी है रजिस्टर्ड ऑफिस होना, हर एलएलपी के लिए कंपलसरी है रजिस्टर्ड ऑफिस होना। और कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी नोटिस अगर हमें एलएलपी को, पार्टनर को, डेजिग्नेटेड पार्टनर को भेजना है तो वो हम एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजते हैं और वो रिसीव भी होना चाहिए। नॉर्मली वो रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजा जाता है, बट अगर एलएलपी ने
कोई किसी स्पेशल डॉक्यूमेंट के लिए कोई अलग एड्रेस बताया तो वो वहां भी जा सकता है। उसके बाद क्या एलएलपी का एड्रेस चेंज हो सकता है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज हो सकता है? यस। तो एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज हो सकता है। लेकिन अगर एलएलपी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज कर रही है तो उसे पहले नोटिस देना पड़ेगा। किसको नोटिस देना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा कि हम अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज कर रहे हैं। और जब तक हम रजिस्ट्रार को यह नोटिस नहीं देंगे तब तक हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज नहीं होता। रजिस्टर्ड ऑफिस कब चेंज होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस कब चेंज होगा? जब हम रजिस्ट्रार को नोटिस दे देंगे नए एड्रेस का कि हमारा नया एड्रेस कौन सा होने वाला है, तभी वो दोस्तों चेंज हो सकता है, तभी वो दोस्तों चेंज हो सकता है। तो हर एलएलपी के पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जिसमें सारे कम्युनिकेशन, सारे नोटिसेस होते हैं जो एड्रेस करे जाते हैं, जो भेजे जाते हैं उस एड्रेस पर, और जो वहां पर रिसीव भी होते हैं, वहां पर रिसीव भी होते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट हमें भेजना है एलएलपी पर, पार्टनर पर या डेजिग्नेटेड पार्टनर पर, तो हम उसे या तो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट से भेजेंगे, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे, या किसी ऐसे तरीके से भेजेंगे जो प्रिस्क्राइब किया गया है। ये कहां भेजा जाएगा डॉक्यूमेंट? नॉर्मली ये कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजा जाता है। बट अगर एलएलपी ने कोई और एड्रेस भी डिक्लेयर किया है तो उस एड्रेस पर भी भेजा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर कोई एलएलपी चाहे तो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज कर सकती है, बट वो किसको इन्फॉर्म करेगी? रजिस्ट्रार को नोटिस देगी कि हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज कर रहे हैं। और यह चेंज अफेक्टिव कब माना जाएगा? जब दोस्तों रजिस्ट्रार के पास नोटिस फाइल हो जाएगा। अगर दोस्तों किसी एलएलपी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, या अगर कोई एलएलपी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है बट रजिस्ट्रार को नहीं बता रही है, या अगर एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर डॉक्यूमेंट रिसीव करने के लिए कोई नहीं है, तो उस पर दोस्तों पेनल्टी लग जाएगी। कितनी पेनल्टी लग जाएगी? हर पार्टनर के ऊपर 500 रुपए पर डे और एलएलपी के ऊपर भी 500 रुपए पर डे। पार्टनर के ऊपर भी 500 रुपए पर डे लगेगा, सभी पार्टनर्स के ऊपर, और एलएलपी के ऊपर भी 500 रुपए पर डे लगेगा। दोस्तों एलएलपी के लिए मैक्सिमम पेनल्टी होगी 50,000 रुपीज, और दोस्तों हर पार्टनर के लिए भी मैक्सिमम पेनल्टी होगी दोस्तों 50,000 रुपीज। यानी 500 रुपए पर डे लगते 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 कहां तक जा सकता है? 50,000 रुपए तक दोस्तों पेनल्टी जा सकती है अगर एलएलपी ने रजिस्टर्ड ऑफिस के सेक्शन को कॉन्ट्रावेन कर दिया। रजिस्टर्ड ऑफिस के सेक्शन को दोस्तों कॉन्ट्रावेन कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों नेम ऑफ एलएलपी। नेक्स्ट टॉपिक आता है नेम ऑफ एलएलपी, जिसमें पहले हम सीखते हैं बेसिक कंडीशंस। पहले क्या सीखेंगे? नेम के बारे में कुछ बेसिक बातें सीखेंगे एलएलपी के नाम के बारे में। फिर एलएलपी के नाम की बेसिक कंडीशंस के बाद हम सीखेंगे रिजर्वेशन ऑफ नेम। रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, और फिर हम सीखेंगे रेक्टिफिकेशन यानी करेक्शन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। तो पहले मैं आपको बेसिक कंडीशन सिखाता हूं। बेसिक कंडीशन ये कहती है कि सभी एलएलपी के नाम के एंड में, सभी एलएलपी के नाम के एंड में या तो आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखेंगे या आप एलएलपी लिखेंगे। यानी अगर आपके एलएलपी का नाम XYZ है तो XYZ के साथ या तो आप लिखेंगे पूरा का पूरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, या आप चाहो तो लिख सकते हो XYZ LLP, दोनों चलेंगे। या तो नाम के एंड में पूरा लिखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या उसका एक्रोनिम, उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दो LLP, दोनों चलेगा, बट लिखना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चल सके कि ये एक LLP है। तो एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शॉल हैव आइदर द वर्ड्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और द एक्रोनिम यानी शॉर्ट फॉर्म LLP एज द लास्ट वर्ड्स ऑफ इट्स नेम, ताकि नाम पढ़कर ही पता चल जाए कि ये तो एक LLP है, ये तो एक LLP है। अच्छा, अब दोस्तों आपकी LLP का नाम क्या नहीं हो सकता?
एक तो आपकी एलएलपी का नाम अनडिजायरेबल नहीं हो सकता। अनडिजायरेबल मतलब यार सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि कौन से नाम उसे अनडिजायरेबल लगते हैं रूल्स में, ओके। प्लस आपकी एलएलपी का नाम किसी और कंपनी से मिलता जुलता नहीं हो सकता। यानी मैं अपनी एलएलपी का नाम ये नहीं रख सकता रिलायंस इंडस्ट्रीज एलएलपी, नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि इस नाम की ऑलरेडी एक कंपनी है। तो आपकी एलएलपी का नाम किसी और कंपनी, किसी पुरानी कंपनी के आइडेंटिकल नहीं हो सकता, किसी पुरानी कंपनी के टू मच रिसेंबलिंग नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, हमारी एलएलपी का नाम किसी और एलएलपी से मिलता जुलता नहीं हो सकता। मतलब अगर पहले से एक एलएलपी है विलो एलएलपी, तो मैं अब अपनी एलएलपी का नाम विलो एलएलपी नहीं रख सकता। या मान लो एक कंपनी है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, और इसके पास एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। इसने क्या किया है? एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने एक ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है, और उस ट्रेडमार्क का नाम क्या है दोस्तों? सर्फ एक्सेल। तो मैं अपनी एलएलपी का नाम सर्फ एक्सेल एलएलपी नहीं रख सकता। यानी मेरी एलएलपी का नाम किसी और की कंपनी से नहीं मिलना चाहिए, किसी पुरानी एलएलपी से नहीं मिलना चाहिए, और किसी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलना नहीं चाहिए। सो ना तो आइडेंटिकल होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा मिलता होना चाहिए किसी और एलएलपी और किसी और के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, किसी और के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, ठीक है। तो ये होगी बेसिक कंडीशन। फिर आता है दोस्तों नेम रिजर्वेशन। तो दोस्तों हमें एलएलपी का नाम रिजर्व करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार हम पहले एप्लीकेशन करते हैं नाम रिजर्वेशन की। नाम रिजर्वेशन की जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो हमें 3 महीने का टाइम मिलता है। कितने महीने का टाइम मिलता है? 3 महीने के लिए वो नाम रिजर्व किया जाता है, 3 महीने के लिए। अब हम नाम रिजर्व क्यों कराते हैं? इसके 2 रीजन है। पहला रीजन है, अगर हम कोई नई एलएलपी बनाने जा रहे हैं तो उस एलएलपी का नाम हमें रिजर्व करवाना होता है। दूसरा, अगर हम किसी पुरानी एलएलपी का नाम चेंज करने जा रहे हैं तो हमें नाम रिजर्व करवाना होता है। तो देखिए, अ पर्सन में अप्लाई, कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है उस फॉर्म में जो रूल्स में बताया है और उस फीस के साथ जो रूल्स में बताई है। तो कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रार के पास नाम रिजर्व करने के लिए। कौन सा नाम रिजर्व करने के लिए? जो नाम उसने एप्लीकेशन में मेंशन किया है। या तो वो नई एलएलपी बनाना चाहता है, या वो पुरानी एलएलपी का नाम चेंज करना चाहता है, इसीलिए वो नाम को क्या कर रहा है? रिजर्व कर रहा है। अब जैसे ही एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास आएगी तो रजिस्ट्रार पहले देखेगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, और चेक करने के बाद वो अगर उसे कुछ गलत लगेगा तो वो रिजेक्ट कर देगा। अगर उसे एप्लीकेशन में गलत लगेगा तो वो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। बट उसे अगर एप्लीकेशन ठीक लग रही है तो वो नाम को रिजर्व कर देगा 3 महीने के लिए। और ये 3 महीने कहां से काउंट होंगे? जिस दिन रजिस्ट्रार ने एप्लीकेशन अप्रूवल के बारे में इंफॉर्म किया, वहां से 3 महीने के लिए नाम दोस्तों रिजर्व हो जाएगा। दोस्तों नाम रिजर्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 17, जो बात करता है दोस्तों रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। मान लो अगर आपकी एलएलपी का नेम किसी अदर एलएलपी से आइडेंटिकल हो गया, होना नहीं चाहिए था बट हो गया। या अगर आपकी एलएलपी का नेम किसी दूसरी कंपनी से आइडेंटिकल हो गया, या अगर आपकी एलएलपी का नेम किसी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता हो गया, तो हमें अपनी एलएलपी का नाम क्या करना पड़ेगा? करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट, हमें अपनी एलएलपी का नाम क्या करना पड़ेगा दोस्तों? करेक्ट करना पड़ेगा। तो अब ये करेक्शन कैसे होगी?
यहां पर दोस्तों एप्लीकेशन फाइल होगी, यहां पर क्या होगी, एप्लीकेशन फाइल होगी, किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन कब कौन फाइल करेगा, या तो ये एलएलपी एप्लीकेशन फाइल करेगी, या तो ये कंपनी एलएलपी, ये कंपनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन फाइल करेगी, या इस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का जो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर यानी जो ओनर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन फाइल करेगा। अब ये जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का ओनर है, ये सिर्फ 3 साल तक का टाइम होता है इसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन। एलएलपी कभी भी फाइल कर सकती है, कंपनी कभी भी फाइल कर सकती है, बट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के ओनर के पास सिर्फ 3 साल का टाइम होता है एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस एप्लीकेशन को चेक करेगा, और चेक करने के बाद देखेगा, अरे हाँ यार, ये तो एलएलपी का नाम सच में इनसे मैच हो रहा है। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे देगा। किस चीज का ऑर्डर दे देगा, वो एलएलपी को बोलेगा कि तुम अपना नेम, वो ऑर्डर दे देगा एलएलपी को कि तुम अपना नेम क्या कर लो, रेक्टिफाई कर लो विद इन 3 मंथ्स। तुम्हारे पास 3 महीने का टाइम है, तुम अपना नेम चेंज करके करेक्ट कर लो, क्योंकि ये किसी और कंपनी, किसी और एलएलपी, किसी और के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिल रहा है। अब एलएलपी के पास 2 ऑप्शन है, या तो एलएलपी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुनेगी, या तो एलएलपी नेम चेंज करेगी, या तो एलएलपी डिफॉल्ट कर देगी। डिफॉल्ट यानी 3 महीने में नेम चेंज नहीं करेगी। अगर एलएलपी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुनकर, अगर एलएलपी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुनकर, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर मानकर अपना नाम चेंज कर लेती है, तो वो रजिस्ट्रार को बता देगी कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से मैंने अपना नाम चेंज कर लिया है, और साथ में रजिस्ट्रार को सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्डर की कॉपी दिखा देगी। लेकिन अगर कंपनी ने 3 महीने में अपना नाम चेंज नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा बट नहीं किया, और डिफॉल्ट कर दिया, तो अब गुस्सा किसको आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी, अच्छा मैंने तुझे ऑर्डर दिया कि 3 महीने में तू अपना नाम करेक्ट कर ले, और तूने नहीं किया। तो अगर एलएलपी ने दोस्तों डिफॉल्ट कर दिया, अपना नाम चेंज नहीं किया 3 महीने में, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से एक न्यू नेम अलॉट कर देगी इस एलएलपी को। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से एक नया नेम अलॉट कर देगी इस एलएलपी को, और ये नया नेम वो रजिस्ट्रार को बता देगी, और रजिस्ट्रार क्या करेगा दोस्तों, इस नए नाम से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। तो या तो आप खुद से नाम करेक्ट कर लो, अगर खुद से करेक्ट नहीं करोगे तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से कोई नाम आपकी एलएलपी को दे देगी, खुद से कोई नाम आपकी एलएलपी को दे देगी। तो क्या लिखा है देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 15 और सेक्शन 16। कह रहे सेक्शन 15 और सेक्शन 16 में क्या लिखा है, भाड़ में गया। अगर गलती से या किसी और रीजन की वजह से एलएलपी रजिस्टर हो गई है, एलएलपी रजिस्टर हो गई है ऐसे नाम से जो कि आइडेंटिकल है या बहुत ज्यादा मिलता है किसी और एलएलपी, किसी और कंपनी या किसी और के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, तो एलएलपी कंपनी और ओनर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर देगी एलएलपी को कि अपना नाम चेंज कर लो, कितने टाइम में, मेरे ऑर्डर के 3 महीने के अंदर अपना नाम चेंज कर लो। अब ये जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का ओनर है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 साल ही होते हैं इसके पास एप्लीकेशन करने के। अगर ये 3 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करेगा तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी बात सुनेगी। अगर ये 3 साल के बाद अपनी एप्लीकेशन करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके एप्लीकेशन को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी दोस्तों, रिजेक्ट कर देगी। अब अगर एलएलपी ने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी और 3 महीने में अपना नाम चेंज कर दिया, तो अगर एलएलपी ने अपना नाम चेंज कर दिया, ठीक है, तो उसे 15 दिन के अंदर ये बात रजिस्ट्रार को बतानी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के साथ। तो 15 दिन के अंदर एलएलपी रजिस्ट्रार को बता देगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर हमने अपना नाम चेंज कर लिया, और रजिस्ट्रार जो है नेसेसरी चेंजेस कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, और 15 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर दोस्तों रिवाइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है मिल जाएगा, और एलएलपी का जो एलएलपी एग्रीमेंट में है वहां पर भी दोस्तों नाम चेंज हो जाएगा। उसके बाद लेकिन अगर एलएलपी ने डिफॉल्ट कर दिया, किस चीज में डिफॉल्ट कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर मानने में डिफॉल्ट कर दिया, यानी 3 महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से एक नया नाम एलोकेट कर देगी एलएलपी को। एक नया नाम दोस्तों
एलएलपी को कर देगी और रजिस्ट्रार उस नए नाम को रजिस्टर में लिखेगा और फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। सवाल आता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी एलएलपी को खुद से एक नाम दे दिया, तो क्या बाद में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए हुए नाम को चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, हम सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमें नाम दिया है वो नाम हम वापस से चेंज कर सकते हैं सेक्शन 16 को फॉलो करके। सेक्शन 16 में जो प्रोसीजर लिखा है उस प्रोसीजर को फॉलो करके हम वापस से अपना नाम क्या कर सकते हैं दोस्तों? चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों हमारा सेक्शन 17 ओवर होता है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस होता है और एलएलपी और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। ये एग्जाम में 6 मार्क के लिए डिफरेंस आ सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी डिफरेंस आता है वो पूछ लेते हैं ये डिफरेंस। लेकिन अब इसमें ना एक प्रॉब्लम है, ये डिफरेंसेस आपको तब बेहतर तरीके से समझ आएंगे अगर आपने पहले से पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा हुआ है, तो आप एलएलपी और पार्टनरशिप का डिफरेंस समझ पाओगे। प्लस एलएलपी और कंपनी का डिफरेंस आप कब समझ पाओगे? जब आपने पहले से कंपनीज एक्ट देख रखा है, कंपनीज एक्ट समझ रखा है, तो आप एलएलपी। तो अगर आपने अभी पार्टनरशिप एक्ट छोड़ा हुआ है या कंपनीज एक्ट छोड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि आपको 1-2 पॉइंट लगे, अरे ये क्या बता दिया, क्योंकि वहां पर वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था पार्टनरशिप में, वहां पर वो हमने कंपनीज एक्ट में डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहां पर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग तभी हो पाएगी दोस्तों जब आप वो पहले से देखकर आए होंगे। ठीक है, चलिए, ऐसा नहीं है कि जीरो समझ आएगा, समझ तो आ ही जाएगा। तो सबसे पहले आता है एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस होता है। तो एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहला डिफरेंस है दोनों के एक्ट अलग अलग है। एलएलपी के लिए बनता है एलएलपी एक्ट 2008 और पार्टनरशिप फर्म के ऊपर लगता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बॉडी कॉर्पोरेट की अगर मैं बात करता हूं तो इन दोनों में से बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा किसे दिया है? एलएलपी को बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा दिया है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा नहीं दिया। उसके बाद आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। इन दोनों में से सेपरेट लीगल एंटिटी किसे माना जाता है? एलएलपी को सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता। नेक्स्ट आता है क्रिएशन। एलएलपी क्रिएट कैसे होती है? एलएलपी क्रिएट होती है एलएलपी एक्ट के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की वजह से, जो अभी हमने देखा इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। लेकिन पार्टनरशिप फर्म दोस्तों एग्रीमेंट से क्रिएट होती है, चाहे वो ओरल एग्रीमेंट हो चाहे वो रिटर्न एग्रीमेंट हो। फिर आता है रजिस्ट्रेशन। एलएलपी को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना दोस्तों वॉलेंटरी होता है दोस्तों, ऑप्शनल होता है। एलएलपी जो केस करती है वो अपने नाम पर केस करती है और पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ रजिस्टर्ड फर्म केस कर सकती है, अनरजिस्टर्ड फर्म जो है थर्ड पार्टी पर केस नहीं कर सकती। फिर आता है परपेचुअल सक्सेशन। दोस्तों एलएलपी के अंदर परपेचुअल सक्सेशन होता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। यानी एलएलपी के अंदर अगर एलएलपी के पार्टनर मर जाए, पागल हो जाए, रिटायर हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो इससे एलएलपी के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, एलएलपी दोस्तों चलती रहती है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर मर जाए, पागल हो जाए, रिटायर हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उससे पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। उसके बाद आता है दोस्तों नाम। एलएलपी के नाम के एंड में या तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखा होता है या तो एलएलपी लिखा होता है, बट पार्टनरशिप फर्म के लिए ऐसी कोई भी गाइडलाइन दोस्तों नहीं है। पार्टनर्स अपनी मर्जी से अपनी फर्म का नाम क्या कर सकते हैं? डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी। तो एलएलपी के केस में सभी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है उनके प्रॉमिस्ड कंट्रीब्यूशन तक, उनके एग्रीड कंट्रीब्यूशन तक, एक्सेप्ट फ्रॉड का केस। अगर पार्टनर्स ने फ्रॉड किया तो वहां लिमिटेड हो सकती है, वरना नॉर्मली सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। बट पार्टनरशिप फर्म में तो दोस्तों सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी वहां पर तो उनके पर्सनल एसेट्स भी बेचे जा सकते हैं फर्म की लायबिलिटी को चुकाने के लिए। म्यूचुअल एजेंसी। दोस्तों एलएलपी में एलएलपी के सारे पार्टनर्स एलएलपी के तो एजेंट होते हैं, बट दूसरे पार्टनर्स के एजेंट नहीं होते। जबकि पार्टनरशिप फर्म में दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट होते हैं, और वो एक दूसरे को बाइंड भी कर सकते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर। हर एलएलपी में मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए,
जिसमें से एक इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। बट पार्टनरशिप फर्म में तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉमन सील दोस्तों, एलएलपी के लिए कॉमन सील ऑप्शनल होती है, जो वो अपने ऑफिशियल सिग्नेचर की तरह चलाती है। बट पार्टनरशिप फर्म में दोस्तों कॉमन सील का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लीगल कंप्लायंस, एलएलपी में लीगल कंप्लायंस के लिए सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर जिम्मेदार होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में दोस्तों सभी पार्टनर्स जिम्मेदार होते हैं लीगल कंप्लायंसेस के लिए। एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एलएलपी को हर साल रजिस्ट्रार के पास एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जमा कराना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी जमा कराना पड़ता है और एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो एलएलपी को हर साल रजिस्ट्रार के साथ ये 3 डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते हैं। बट पार्टनरशिप फर्म में दोस्तों ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट हमें हर साल रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास फाइल नहीं करना होता दोस्तों, फाइल नहीं करना होता। फिर आते हैं फॉरेन पार्टनर्स। एलएलपी के अंदर फॉरेन सिटीजन्स पार्टनर बन सकते हैं। एलएलपी के अंदर बाहर के, इंडिया के बाहर के लोग भी आकर पार्टनर बन सकते हैं। पर दोस्तों नॉर्मल पार्टनरशिप में फॉरेन सिटीजन्स पार्टनर नहीं बन सकते। फॉरेन, ये बात कहां लिखी है? ये बात फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में लिखी हुई है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। उसके बाद क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? तो दोस्तों एलएलपी के अंदर माइनर ना तो पार्टनर बन सकता है और ना ही बेनिफिशियरी बन सकता है। जबकि दोस्तों पार्टनरशिप फर्म में अगर सारे पार्टनर्स कंसेंट दे तो माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है। दोस्तों माइनर क्या बन सकता है? बेनिफिशियरी बन सकता है। उसके बाद दोस्तों आता है एलएलपी, और यहां पर पार्टनरशिप फर्म नहीं आएगा, यहां पर आएगा कंपनी। यहां पर पार्टनरशिप फर्म नहीं आएगा, यहां पर आएगा कंपनी। दोस्तों कंपनी, यहां पर पार्टनरशिप फर्म नहीं आएगा, यहां पर आएगा दोस्तों कंपनी। तो देखिए एलएलपी और कंपनी में डिफरेंस। तो दोस्तों एलएलपी और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है? एलएलपी और कंपनी के केस में दोनों का एक्ट अलग अलग है। एलएलपी के लिए एलएलपी एक्ट है और कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट है, ठीक है। उसके बाद एलएलपी में जो लोग कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उन्हें पार्टनर के नाम से बुलाया जाता है, लेकिन कंपनी के अंदर जो लोग शेयर्स खरीदते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें मेंबर्स बोला जाता है। तो एक तरफ पार्टनर बोला जाता है, एक तरफ मेंबर्स बोला जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर, एलएलपी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एलएलपी एग्रीमेंट से चलाया जाता है। कैसे चलाया जाता है? एलएलपी एग्रीमेंट से, जो पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन कंपनी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कंपनीज एक्ट से चलाया जाता है, वो कंपनीज एक्ट से चलाया जाता है। फिर आता है दोस्तों नाम। एलएलपी के नाम के एंड में या तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखा होता है या एलएलपी लिखा होता है, लेकिन कंपनी के नाम के एंड में अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड लिखा होगा, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों एज सफिक्स, सफिक्स मतलब लास्ट में दोस्तों लिखा होता है, प्रीफिक्स यानी पहले, सफिक्स यानी एंड में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम पर कोई लिमिट नहीं होती। बट दोस्तों कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट, और ओपीसी में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1, ठीक है। अच्छा, एलएलपी में पार्टनर कौन बन सकता है? 2 लोग पार्टनर बन सकते हैं, या तो इंडिविजुअल या तो बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में दोस्तों इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट तो है ही, प्लस अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ट्रस्ट, जैसे कि अनदर बिजनेस फॉर्म, वो भी दोस्तों मेंबर्स बन सकती हैं। उसके बाद आती है दोस्तों लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है एग्रीड कंट्रीब्यूशन तक, अनलेस उन्होंने फ्रॉड ना किया हो। और दोस्तों कंपनी के केस में भी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स तक, यानी जितना शेयर्स पर पैसा देना बाकी है उतने अमाउंट तक दोस्तों लिमिटेड होती है। उसके बाद आता है बिजनेस मैनेज। एलएलपी में बिजनेस मैनेज कौन करता है? सारे पार्टनर्स मिलकर बिजनेस मैनेज करते हैं, इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर। लेकिन कंपनी में बिजनेस मैनेज कौन करता है? कंपनी में बिजनेस मैनेज करते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोस्तों बिजनेस मैनेज करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? कंपनी के शेयर होल्डर ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर या मिनिमम डायरेक्टर। एलएलपी में मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, जिसमें से एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहिए। और कंपनी के अंदर दोस्तों अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, और पब्लिक कंपनी है तो दोस्तों मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए। तो यहां पर दोस्तों हमारा चैप्टर होता है दोस्तों खत्म, दोस्तों खत्म।